Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the first class of CAF 2, that is Taxation Principle and Compliances. आज के सेशन के अंदर हम इस सब्जेक्ट का डिटेल पोस्टमार्टम करने वाले हैं. फॉर एग्जांपल कि पुरानी स्कीम और नई स्कीम के मुकाबले में इस सब्जेक्ट के अंदर क्या चेंजेस हैं. इस सब्जेक्ट का नाम तो चेंज हुआ है, क्या इसके कोर्स में भी कोई चेंज वगैरह हुआ है या नहीं हुआ. इस सब्जेक्ट का नेचर किस तरह का है, इस सब्जेक्ट का डिफिकल्टी लेवल वगैरह किस तरह का है, इसकी प्रिपरेशन की हमारे पास क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इसकी प्रिपरेशन के लिए हम क्या पाथ, क्या रूट फॉलो कर रहे होंगे, किस तरह से कॉन्सेप्चुअल एरिया को, किस तरह से टेक्स्ट के प्रोविजंस को, किस तरह से न्यूमेरिकल एरियाज को लेकर चल रहे होंगे. ये सारी चीजें मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा. और सबसे इंपॉर्टेंट कि हमारे पास इस पेपर को पास करने की क्या ट्रिक्स होनी चाहिए, क्या टिप्स होनी चाहिए, या मिनिमम मेहनत के साथ या मिनिमम इनपुट के साथ इस सब्जेक्ट को आसानी पास कर सके. फिर इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हमें कौन सी किताबों को फॉलो करना है, हम आईकेप की स्टडी टेक्स्ट परचेज करें ना करें, टीचर की रेफरेंस बुक इनफ होगी या नहीं, लेक्चर्स का ड्यूरेशन क्या होगा, लेक्चर्स को किस तरह से कवर करना है, कोर्स हमारा किस तरह से चल रहा होगा, और जितने भी आपके हॉट क्यूरीज होंगी ना, जो आपके एफएक्यूज वगैरह होंगे ना, वो हम सारे आज के सेशन के अंदर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं ओवरऑल इस सब्जेक्ट की डिफिकल्टी लेवल की बात करूं, ओवरऑल इस सब्जेक्ट की पासिंग परसेंटेज वगैरह की बात करूं, जो आपके पास कैफ के अंदर इन टोटलिटी 8 सब्जेक्ट है, और कैफ ग्रुप ए में आपके पास जो 4 सब्जेक्ट है, जिसमें हमारे पास कैफ 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग है, बिजनेस लॉ डायनामिक्स है, डाटा सिस्टम रिस्क है, और फिर ये कैफ 2 टैक्सेशन प्रिंसिपल एंड टैक्स कंप्लायंस है. इस सब्जेक्ट का पर्सनली आई बिलीव कि जो डिफिकल्टी लेवल है ना, वो बाकी कैफ के सब्जेक्ट से डिफरेंट है. वो काफी कैफ के सब्जेक्ट्स के मुकाबले में मुनासिब है, अच्छा है. और इसका एक सिंपल सा रीजन है. देखिए, आपके पास जितने भी बाकी सब्जेक्ट है ना कैफ के, वो आइदर क्वालिटेटिव सब्जेक्ट है या फिर आइदर न्यूमेरिकल क्वांटिटेटिव सब्जेक्ट है. फॉर एग्जांपल कि अगर आप कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग की बात करें, आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग की बात करें, आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें, तो ये वो सब्जेक्ट है जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ नंबर क्रंचिंग कर रहे होते हो, अकाउंटिंग कैलकुलेशंस न्यूमेरिकल्स ही परफॉर्म कर रहे होते हो. या फिर इसी के अगेंस्ट में अगर मैं बिजनेस लॉ डायनामिक्स की बात करूं, डाटा सिस्टम रिस्क की बात करूं, ऑडिट एंड एश्योरेंस की बात करूं, तो ये इंटायरली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं, इंटायरली हमारे क्वालिटेटिव सब्जेक्ट होते हैं. अब इन दोनों में फर्क क्या है, या इन दोनों में कि इन सब के मुकाबले कैफ 2 का पेपर रीजनेबल क्यों है, कम मुश्किल क्यों है. देखिए, हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, वो जनरली दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं ना, कि सर कुछ कहते हैं कि हमारी कैलकुलेशंस पे ग्रिप अच्छी है, कुछ कहते हैं कि हमारी ड्राफ्टिंग पे ग्रिप अच्छी है, कुछ कहते हैं हमें न्यूमेरिकल्स में मजा आता है, कुछ कहते हैं हमें थ्योरी में समझ आता है, थ्योरी चीजें लिखना हमारे लिए मुश्किल होता है. तो यहाँ पर इस सब्जेक्ट का डिफिकल्टी लेवल एवरेज इस वजह से है क्योंकि इस सब्जेक्ट का जो कॉम्पोजिशन है ना, इस सब्जेक्ट का जो कॉम्पोजिशन है ना, वो थ्योरेटिकल और क्वांटिटेटिव दोनों का 50-50% है. यानी कि तकरीबन 40 to 50% पेपर आपका थ्योरेटिकल होगा, क्वालिटेटिव होगा, और तकरीबन 50 to 55% पेपर आपका न्यूमेरिकल बेस्ड होगा, कैलकुलेशन बेस्ड होगा, क्वांटिटेटिव पेपर होगा. अब इसका फायदा ये होता है कि अगर एक स्टूडेंट्स की नंबर क्रंचिंग पे ग्रिप कम है, वो क्वांटिटेटिवली वीक है, तो वो थ्योरी में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है, थ्योरी वाले एरियाज में ज्यादा अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकता है. और अगर स्टूडेंट को थ्योरी में थोड़ा मसला होता है लेकिन कैलकुलेशंस और नंबर्स में उसको मजा आता है, तो वो कैलकुलेशंस और नंबर्स वाले साइड से या इस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन से ज्यादा मार्क्स सिक्योर कर पाता है. चूंकि ये पेपर हमारे पास एक बैलेंस्ड है इन टर्म्स ऑफ थ्योरी, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, तो हमारे पास जो है ना, यहाँ पर पासिंग रेशियो बाकी सब्जेक्ट के मुकाबले ज्यादा आ रहा होता है, और ये पेपर रिलेटिवली हमारा इजी बन जाता है. और अगेन, जब हम इस सब्जेक्ट के इस कोर्स के जो है ना सारे चैप्टर्स वगैरह देखेंगे, तो इन टोटलिटी स्टडी टेक्स्ट में इसके कोई 13-14 चैप्टर्स हैं. लेकिन पेपर का कंपोजिशन इस तरह का है कि आपके पास कुछ मैंडेटरी सवाल क्रिएट हो जाते हैं कि अगर आप इस एरिया को प्रैक्टिस कर लो, इस एरिया को सीख लो, तो आप इस पोजीशन में आ जाते हो कि आप बासानी टेक्स्ट का पेपर 70 to 80 मार्क्स का अटेम्प्ट कर सको, और 70 to 80 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आप इसमें बासानी 50 मार्क्स सिक्योर कर लेते हो. हाँ, अगर आपको 100% मार्क्स अटेम्प्ट करने हैं, पूरा पेपर सॉल्व करना है, तो डेफिनेटली आपको 100% कोर्स की कवरेज करनी होगी. लेकिन अगर आप एक टेक्निक के साथ, एक तरीके के साथ रिस्क बेस्ड सब्जेक्ट की टॉपिक्स की चैप्टर्स की सिलेक्शन करें, तो आप उन एरियाज को फोकस करके, यानी कि 13 में से 8-10 चैप्टर्स को फोकस करके इस पोजीशन में आ जाते हो कि आप 70 से 75-80 मार्क का पेपर अटेम्प्ट कर सको और फिर पेपर को पास कर सको. तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से जो है ना, ये सब्जेक्ट बाकी सब्जेक्ट के मुकाबले आसान भी है, और यही चीज आपको इसके पासिंग परसेंटेज में भी नजर आ रही होगी. यानी कि अगर मैं पिछली 10 से 12 अटेम्प्ट की कैफ 2 की पासिंग परसेंटेज देखूं, तो इन 10 से 12 अटेम्प्ट में सिर्फ एक अटेम्प्ट है जिसमें 30% से कम या 30% के आसपास है.
अदरवाइज बाकी सारी अटेम्प्ट में अगर आप रिजल्ट देखें तो मोर देन 30%, किसी अटेम्प्ट में 43, किसी अटेम्प्ट में 46%, 40%, 38%, यानी कि इसका ऑन एन एवरेज जो रिजल्ट है वो आपका 35, 36, 37% के आसपास ही है, जो कि कैफ लेवल के ऊपर एक अच्छा रिजल्ट समझा जाता है। इसी के अगेंस्ट में अगर आप लेट से FAR1 का पासिंग परसेंटेज देखेंगे तो वो बिलो 30% आपको नजर आएगा। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये पेपर जो है आपके पास वो थ्योरी और नंबर्स, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चीजों का मिक्स है। ये चीज हमें इस कंपोजिशन के अंदर नजर आ रही है। इस डायग्राम में या इस कंपोजिशन में मैंने सिंपली क्या किया है, मैंने पिछली 8 अटेम्प्ट के पेपर्स उठाए, हर सवाल को रीड किया, हर सवाल को एनालाइज किया कि इस सवाल में आपसे कैलकुलेशंस करवाई गई है, इस सवाल में आपसे थ्योरी टेस्ट की गई है, या इस सवाल में आपसे कोई सिनेरियो बेस्ड कॉन्सेप्ट या सिनेरियो बेस्ड एनालिसिस करवाएगा, और मैंने इसे 3 कैटेगरीज में बाइफरकेट कर दी। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं बिल्कुल लास्ट अटेम्प्ट का जो अभी कुछ दिनों पहले पेपर कंडक्ट हुआ है ऑटम 2025 का, उसका अगर पोस्टमार्टम करूं तो ऑटम 25 के अटेम्प्ट के पेपर में 51% एरिया कंप्यूटेशनल था, 51% एरिया न्यूमेरिकल था, 17% एरिया सिनेरियो बेस्ड था, और 30% या 32% एरिया थ्योरेटिकल था। अच्छा, कंप्यूटेशन बेस्ड या कंप्यूटेशनल एरिया तो आप समझते हैं जिसमें आपको नंबर क्रंचिंग करनी होगी। सिनेरियो बेस्ड और थ्योरी के एरियाज में क्या फर्क है? देखिए, जब अब वक्त के साथ साथ हम स्कैफ 2 के कोर्स को आगे लेकर चलेंगे, बहुत सारे लीगल, बहुत सारे टैक्स के प्रोविजंस वगैरह कवर करेंगे, तो आपके पास कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं या एग्जाम में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें आपको सिर्फ लॉ कॉपी पेस्ट करना होता है, यानी कि आपको अपनी मेमोरी पर रिलाय करना होता है, यानी कि आपको रेक्टिफिकेशन की तरफ जाना पड़ता है कि आप लॉ में जो चीज पढ़ते हो, लॉ में जो चीज समझते हो, वो एज इट इज एग्जाम में कॉपी पेस्ट करके आ जाते हो। इस तरह के सवालों को मैं थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कह रहा हूँ। और सिनेरियो बेस्ड सवाल का मतलब है कि आपने लॉ के एक प्रोविजन को पढ़ा, आपने लॉ के एक प्रोविजन को सप्लाई किया, अब एग्जाम में उस प्रोविजन को एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं करना होगा, बल्कि एग्जाम में आपको छोटी सी एक केस स्टडी बना के दी जाएगी, एग्जाम में आपको कुछ सिनेरियो दी जाएगा, और आपको पूछा जाएगा कि भाई अगर आप टैक्स लॉयर हो, अगर आप टैक्स कंसल्टेंट हो, अगर आप टैक्स एडवाइजर हो, तो फला बंदे के सिनेरियो में किस तरह से टैक्स इंप्लीकेशन एडवाइस करोगे, फला बंदे को आप टैक्स से रिलेटेड क्या एडवाइस कर रहे हो, क्या टैक्स इंप्लीकेशन वगैरह आ रही होगी। तो हमारे पास अगर आप पिछली 8 अटेम्प्ट का कंपोजिशन देखें ना, किसी भी अटेम्प्ट में जो कंप्यूटेशनल वाला पार्ट है ना, वो 50% से कम नहीं हुआ। लास्ट अटेम्प्ट में 51%, उससे लास्ट अटेम्प्ट में 60%, ऑटम 24 में तो 80% पेपर न्यूमेरिकल था, 80% पेपर कंप्यूटेशन था। किसी भी अटेम्प्ट में आपका 50% से ये रेशियो कम नहीं किया, यानी कि एटलीस्ट हमारे एग्जाम के अंदर 50% पेपर कंप्यूटेशनल होता है, 50% पेपर न्यूमेरिकल होता है। और इसकी बड़ी रेलेवेंस, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है हमारी प्रिपरेशन के हवाले से, मैं थोड़ी देर में उस पर भी बात करूंगा। बाकी अगर आप रिमेनिंग 50% या 40% देखें, किसी अटेम्प्ट में कम, किसी अटेम्प्ट में ज्यादा, थ्योरी और सिनेरियो का कंपोजिशन चेंज होता रहता है, कम ज्यादा होता रहता है, लेकिन ऑन एवरेज अगर आप मोटा मोटा देखें ना, तो पिछली 8 अटेम्प्ट का आप एवरेज ये निकालेंगे कि तकरीबन 55 to 60% पेपर हमारा कंपटीशन वाला होता है, किसी अटेम्प्ट में 80%, तो किसी अटेम्प्ट में 50%, तकरीबन 20 to 25% पेपर हमारा सिनेरियो बेस्ड आ रहा होता है, और तकरीबन 20 to 25% पेपर हमारा थियोरेटिकल आ रहा होता है। अब इस कंपोजिशन के ऊपर मैं इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ, इस कंपोजिशन के ऊपर मैं इतना फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये कंपोजिशन ऑफ पेपर इस सब्जेक्ट को ऐसा बना देता है कि अगर आप इसकी सिर्फ क्लासेस तरीके से ले लो ना, क्लासेस के अंदर जो चीजें कवर करवा गई है उनको सिर्फ तरीके से रिवाइज कर लो, बहुत ज्यादा एडिशनल मेहनत या बहुत ज्यादा एडिशनल सेल्फ स्टडी ना भी करो, तो सिर्फ क्लासेस ही अटेम्प्ट करके आप इस सब्जेक्ट को बआसानी पास कर सकते हैं। क्योंकि देखो, जो कंप्यूटेशनल एरिया है, जो सिनेरियो बेस्ड एरिया है, उसके अंदर आपको खुद से तो रूट लर्निंग करने की जरूरत नहीं है। किसी भी टीचर से आप क्लास लो, आपने बस क्लास में टीचर के कॉन्सेप्ट को समझना है, आपने क्लास में टीचर के दिए हुए टेक्स्ट के प्रोविजंस के कॉन्सेप्ट को ग्रैस्प करना है, टीचर के साथ ही उसकी प्रैक्टिस करनी है, उसका रिवीजन करना है, तो आप इन एरियाज को अटेम्प्ट करने की पोजीशन में आ जाते हो। और ये तकरीबन आपके एग्जाम का 75 to 80% एरिया बनता है। सिर्फ अगर मैं क्लासेस को ही प्रॉपर्ली तरीके से कवर कर लूँ 2x पे, या साथ में अगर सोशल मीडिया देख रहा हूँ मैं उसकी बात नहीं कर रहा, अगर क्लासेस को ही मैं प्रॉपर्ली कवर कर लूँ और चीजों को अच्छे से रिवाइज कर लूँ, बहुत ज्यादा खुद से एडिशनल सेल्फ प्रैक्टिस ना भी करूँ, मैं बआसानी कैफ 2 का पेपर क्लियर कर सकता हूँ। मैं तकरीबन पिछले 10 सालों से सीए फाइनल का जो एडवांस टैक्सेशन का पेपर है और कैफ 2 का जो ये टैक्स प्रैक्टिसेस, टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स प्रिंसिपल का पेपर है, मैं पिछले तकरीबन 10 सालों से यानी कि 20 अटेम्प्ट पर आ चुका हूँ। और यकीन जाने, इन जितनी भी अटेम्प्ट मैंने पढ़ाई, मैंने हमेशा स्टूडेंट को ये एडवाइस किया कि आपको इसमें बहुत ज्यादा खुद से मेहनत नहीं करनी। हाँ, FAR1 में आपको बहुत ज्यादा खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, बिजनेस लॉ में डेटा सिस्टम रिस्क के अंदर आपको बहुत सारी चीजें खुद से रिटेन करनी पड़ेगी, लेकिन टेक्स्ट में जो है ना, आपको बहुत कम मेहनत रिक्वायर्ड है एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट। आपकी मैक्सिमम चीज, आपकी मैक्सिमम प्रिपरेशन, आपकी मैक्सिमम
कवरेज क्लासेस के थ्रू ही हो जाएगी। रीजन भी इनके पेपर का कंपोजिशन इस तरह का है कि जो चीज आपने क्लास में कवर की उससे आपका 75 to 80% एरिया कवर हो रहा है। थ्योरी वाले एरिया के 20-25 मार्क्स एडिशनल सिक्योर करने के लिए आपको यस खुद से रूट लर्निंग करनी पड़ती है, उसको भी हम गाइड तो कर रहे होंगे कि क्या याद करना है, क्या याद नहीं करना, किस सीक्वेंस में करना है, किस सीक्वेंस में नहीं करना। लेकिन क्लासेस को अटेम्प्ट करके आप 75 to 80% पेपर अटेम्प्ट करके आसानी सब्जेक्ट को पास कर सकते हैं। तो हमने पासिंग परसेंटेजेस के हवाले से चीजें डिस्कस की, कंपोजिशन ऑफ पेपर के हवाले से चीजें डिस्कस की। अब थोड़ा सा इस सब्जेक्ट का कोर्स देखते हैं, थोड़ा सा इस सब्जेक्ट का कोर्स देखते हैं कि इस सब्जेक्ट के कोर्स के अंदर क्या है क्या नहीं है और किस तरह से चीजें चल रही होगी। देखिए, पुरानी स्कीम में हमारे पास कैफ 2 जिसका नाम टैक्स प्रैक्टिसेस था, नई स्कीम में इस सब्जेक्ट का नाम टैक्स प्रैक्टिसेस से चेंज करके टैक्सेशन प्रिंसिपल एंड कंप्लायंस कर दिया। जैसे पुरानी स्कीम में इसके कोर्स को 3 ग्रेड्स में तोड़ा गया था, 3 ग्रेड्स में तोड़ा गया था। नई स्कीम में इन 3 ग्रेड्स को 4 ग्रेड्स में तोड़ दिया गया। यानी पहले भी इस सब्जेक्ट के अंदर 13-14 चैप्टर्स हुआ करते थे, आज भी इस सब्जेक्ट के अंदर सेम वही 13-14 चैप्टर्स हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि पुरानी स्कीम में उन 13-14 चैप्टर्स को 3 कैटेगरीज में 3 ग्रिड्स में डिवाइड किया गया था। नई स्कीम में इन्हीं 13-14 चैप्टर्स को 4 कैटेगरीज में या 4 ग्रिड्स में बाइफरकेट किया गया। पहली ग्रेड है या पहली कैटेगरी हमारे पास ऑब्जेक्टिव, सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड एथिक्स। और इस एरिया की वेटेज हमारे पास 5 से 10 मार्क की है। इस एरिया में आपकी स्टडी टेक्स के 3 चैप्टर्स हैं। नंबर 1 सिस्टम ऑफ टैक्सेशन इन पाकिस्तान, नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑन टैक्सेस, नंबर 3 एथिक्स। ये जो एरिया है ना, ये आपका टोटली थ्योरेटिकल एरिया, ये आपका टोटली थ्योरेटिकल एरिया। रीजन बीइंग कि यहाँ पर कोई एज सच रॉकेट साइंस कॉन्सेप्ट नहीं है। रीजन बीइंग कि यहाँ पर कोई कैलकुलेशन या नंबर क्रंचिंग परफॉर्म नहीं होगी। यहाँ पर 100% चीजें आपकी थ्योरी बेस्ड है, यहाँ पर 100% चीजें आपकी क्वालिटेटिव है। फॉर एग्जाम्पल आपको ये बताया जाएगा कि पाकिस्तान में टैक्सेशन का सिस्टम किस तरह से काम करता है, टैक्सेस की कितनी टाइप्स होती है, टैक्सेस कितनी तरह के होते हैं, गुड टैक्स क्या होता है, बैड टैक्स क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेस क्या होता है, टैक्सेशन का एक जनरल ओवरव्यू, एक ब्रॉडली जो है ना आपको टैक्स के बारे में बताया जाएगा। फिर पाकिस्तान में टैक्सेशन किस तरह से इवॉल्व हुआ, कौन से कानून बनाए गए, कौन सा कानून फेडरल गवर्नमेंट बनाती है, कौन सा कानून प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाती है, टैक्स अथॉरिटीज की क्या पावर्स हैं, ये सारी चीजें डिस्कस की जाएगी। एथिक्स के चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे होंगे कि एज अ टैक्स पेयर हमारे ऊपर क्या एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी अप्लाई होती है, एज अ टैक्स कंसल्टेंट, एज अ टैक्स लॉयर हमारे ऊपर क्या जो है ना एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी अप्लाई होती है। और डिपार्टमेंट के ऊपर, डिपार्टमेंट का मतलब है एफबीआर, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जो पाकिस्तान की टैक्स अथॉरिटीज हैं, उनके ऊपर क्या एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि यहाँ पर सबकी एथिकल ड्यूटीज के बारे में, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में डिस्कस की जाती है कि टैक्स पेयर, टैक्स अथॉरिटीज और टैक्स एडवाइजर इन सब के ऊपर क्या एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आयद होती है। ये एरिया हमारा रिलेटिवली थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ बोरिंग एरिया है, लेकिन इसकी वेटेज को इतनी ज्यादा नहीं है। 5 से 10 मार्क की वेटेज में हमारे पास ये 3 चैप्टर्स हैं और यहाँ पर ना कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट है, ना कोई टेक्निकल जार्गन्स है। सिंपल थ्योरी के स्ट्रेट जो है ना 3 चैप्टर्स है, जिनको अगर आप मेमोराइज कर ले तो आप आसानी इस एरिया के 5 से 10 मार्क के जो भी थ्योरी के सवाल आते हैं उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सवालों में वो आपको घुमा भी नहीं रहा होता, ना कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस सिनेरियो बना के दे सकता है, ना कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज पूछ सकता है। स्ट्रेट थ्योरी टाइप सवाल होता है कि भाई 4 फलों के नाम बता दे, आपने 4 फलों के नाम बता। ऑब्वियसली वो फल के नाम नहीं पूछता, उन चैप्टर्स की थ्योरी टेस्ट कर रहा होता है, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ से टेस्टिंग हो रही होती है। जो हमारे कोर्स का अगला पार्ट है, जो हमारे इस सिलेबस का अगला ग्रेड है, वो हमारे कोर्स का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जॉइंट एरिया है, दैट इज इनकम टैक्स लॉ चार्जेबिलिटी, दैट इज इनकम टैक्स लॉ चार्जेबिलिटी। और इस एरिया की वेटेज तकरीबन 50 to 60 मार्क्स की है। हम जो भी इस कोर्स को अगले आने वाले 80 to 90 आवर्स में कवर कर रहे होंगे, उस 80 to 90 आवर्स में से हमारा तकरीबन 70% टाइम इसी एरिया पे लग रहा होगा, 70% टाइम इसी एरिया पे लग रहा होगा। और ये एरिया कॉन्सेप्ट्स प्लस न्यूमेरिकल इसके ऊपर बेस्ड करता है। ये एरिया कॉन्सेप्ट्स प्लस न्यूमेरिकल इसके ऊपर बेस्ड करता है। यहाँ पर हम इन टोटालिटी कोई 7-8-10 चैप्टर्स कवर कर रहे होंगे, टैक्सेस की बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ रहे होंगे, 5 बेड्स ऑफ इनकम देखेंगे, सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, कैपिटल, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, लॉसेस के बारे में, टैक्स क्रेडिट के बारे में, एक इंडिविजुअल की टैक्सेशन, एक एओपी की टैक्सेशन और फॉरेन सोर्स इनकम की टैक्सेशन के प्रोविजंस वगैरह कवर करेंगे। तो जो भी मेरे साथ आपका टाइम गुजर रहा होगा अगले आने वाले 80 टू 90 आवर्स, इस 80 टू 90 आवर्स का 70% एरिया हमारा इसी ग्रिड के ऊपर लग रहा होगा।
हम टैक्सेस के एक एक प्रोविजन को, कि सैलरी की किस तरह से टैक्सेशन होती है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की किस तरह से टैक्सेशन होती है, बिजनेस इनकम की किस तरह से टैक्सेशन होती है, टैक्सेस में लॉसेस की क्या प्रोविजंस हैं, फॉरेन सोर्स इनकम की टैक्सेशन किस तरह से होती है, इन सारी चीजों को हम टैक्स के प्रोविजन से कॉन्सेप्चुअली भी कवर कर रहे होंगे और इनकी एक्सटेंसिव प्रैक्टिस कर रहे होंगे, इनकी एक्सटेंसिव प्रैक्टिस कर रहे होंगे। यानी कि एक एक चैप्टर्स के ऊपर आप सैकड़ों प्रैक्टिस क्वेश्चन, सैकड़ों न्यूमेरिकल, सैकड़ों केस स्टडीज अप्लाई कर रहे होंगे। रीजन भी कि ये आपके एग्जाम का यूं कह लें कि डू एंड डाई एरिया, इसके बगैर गुजारा ही नहीं है। ये ग्रेड वीक होकर या ये ग्रेड स्किप करके या इस ग्रेड में से किसी चैप्टर को छोड़कर ये सब्जेक्ट आपका ना अटेम्प्ट होने वाला है, ये सब्जेक्ट ना आपका पास होने वाला। तुम्हारी स्टडी टाइम का तकरीबन 70% टाइम इस एरिया पे लग रहा होगा। यहाँ पर इन 8-10 चैप्टर्स को हम डिटेल में कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर रहे होंगे, कॉन्सेप्चुअली भी चीजों को देख रहे होंगे, उनके साथ साथ प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, साथ साथ केस स्टडीज भी देख रहे होंगे, साथ साथ आईकेएफ के पास पेपर के क्वेश्चंस भी कवर कर रहे होंगे। देन हमारे पास ग्रिड में तीसरा एरिया आता है, जो कि इस स्कीम में एक नए नए नई ग्रिड ऐड की गई है। पहले ये पुरानी ग्रिड में, पुराने कोर्स में, पुराने स्कीम में ये ग्रिड नहीं थी, ये इन्होंने इस स्कीम में ये ग्रिड ऐड की है। ये एरिया भी हमारा कंप्लीटली थ्योरेटिकल है। ये एरिया भी हमारा कंप्लीटली थ्योरेटिकल है, जिसका नाम है इनकम टैक्स लॉस एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंप्लायंस। इसकी वेटेज तकरीबन 10 से 15 मार्क की रखी गई है और यहाँ पर आप 3 चैप्टर्स कवर करते हो, रिटर्न ऑफ इनकम, असेसमेंट, रिकॉर्ड एंड ऑडिट एंड अपील, रेफरेंस एंड पिटीशन। ये एरिया थ्योरेटिकल है, यहाँ पर कोई नंबर क्रंचिंग नहीं होगी, यहाँ पर कोई कैलकुलेशंस वगैरह परफॉर्म नहीं हो रही होगी। लेकिन इस एरिया में आपके पास थ्योरेटिकल टेस्टिंग के साथ साथ केस स्टडीज भी पूछी जाती है। आपके पास केस स्टडीज भी पूछी जा रही होती है कि फॉर एग्जांपल आपसे यहाँ से चीजें कॉपी पेस्ट करने के लिए रेक्टिफिकेशन वाली भी पूछी जा सकती है, या फिर यहाँ पर कोई छोटा मोटा सिनेरियो बना के भी टेस्ट किया जा सकता है कि आपको एक सिनेरियो दे दिया जाए जिसमें आपको इस एरिया से चीजों को अप्लाई करना हो, चीजों को एडवाइस करना हो, एज अ टैक्स लॉयर, एज अ टैक्स कंसल्टेंट, एज अ टैक्स एडवाइजर। तो इस तरह की चीजें भी यहाँ पर आ रही होती। और फोर्थ एरिया, और अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एरिया हमारे कोर्स का, दैट इज सेल्स टैक्स, जिसकी वेटेज तकरीबन 20 से 25 मार्क की है। यहाँ पर हमारे पास स्टडी टैक्स के 3 चैप्टर्स हैं, स्कोप ऑफ सेल्स टैक्स लॉस, डिटर्मिनेशन ऑफ सेल्स टैक्स लायबिलिटी एंड रिकॉर्ड एंड रिटर्न्स। ये एरिया हमारे कोर्स का सेकंड इंपॉर्टेंट एरिया या सेकंड हैवी एरिया है आफ्टर द इनकम टैक्स, जिसकी वेटेज हमने 50 से 60 मार्क्स की थी। फिर इसके बाद इसकी वेटेज है 20 से 30 मार्क्स। इस एरिया में भी हमारे पास कॉन्सेप्ट्स भी हैं कवर करने के लिए, और साथ साथ चीजों को हम न्यूमेरिकली भी देख रहे होंगे, यहाँ पे न्यूमेरिकली भी चीजों को कवर कर रहे होंगे। यानी कि यहाँ पर आपकी वही चीजों को कॉन्सेप्चुअल भी समझा जाएगा, टैक्स के प्रोविजंस को लीगली भी समझा जाएगा, केस स्टडीज भी कवर करवा जाएगी। साथ साथ हम न्यूमेरिकली भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे कि एक सप्लायर की, कोई दुकानदार है, कोई बिजनेसमैन है, उसका सेल्स टैक्स रिटर्न कैसे फाइल किया जाता है, उसकी सेल्स टैक्स लायबिलिटी वगैरह किस तरह से कैलकुलेट की जा रही होती है। तो ये हमारे पास ओवरऑल जो है ना इस सब्जेक्ट का एक कोर्स का पोस्टमार्टम है कि हमारे पास ब्रॉडली 4 ग्रेड्स में ये कोर्स डिवाइडेड है। हर ग्रेड की वेटेज इतनी इतनी है और हर ग्रेड में आपने कौन कौन से चैप्टर्स कवर करना है और हर ग्रेड का नेचर कैसा है। पहले ग्रेड और जो दूसरी ग्रेड थी ये थ्योरेटिकल है, यहाँ पर कोई कैलकुलेशंस, कोई नंबर क्रंचिंग नहीं होगी। लेकिन ये वाली ग्रेड और ये वाली ग्रेड ये कॉन्सेप्चुअल है, न्यूमेरिकली यहाँ पर हम चीजों को कवर कर रहे होंगे। हम जो भी आने वाले 3, साढ़े 3, 4 महीनों में इस कोर्स के 80 to 90 आवर्स कवर कवर करेंगे, तो तकरीबन समझ लें कि 70% टाइम हमारा इस एरिया पे लग रहा होगा, तकरीबन 20% टाइम हमारा इस एरिया पे लग रहा होगा। यहाँ पर मैं आपको कम टाइम लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पर आपकी चीजें थ्योरेटिकली कवर होनी है, तो यहाँ पे आपको आपकी मेमोरी के ऊपर रिलाय करना होगा। यहाँ पर आप चीजों को रट्टा लगा रहे होंगे, चीजों की रट्टाफिकेशन कर रहे होंगे। ये एरिया और ये एरिया, ये वो एरिया है आपके एग्जाम का, आपके कोर्स का, जिसको आप क्लासेस के थ्रू ही कवर कर सकते हो। क्लासेस में जो चीजें आपने पढ़ी उनको अच्छे से समझा, उनको अच्छे से अप्लाई किया, उनको अच्छे से रिवाइज किया, उनको अच्छे से प्रैक्टिस किया। इस एरिया में आपको चीजें याद नहीं करनी होंगी, चीजों को समझना होगा, चीजों को अप्लाई करना होगा और न्यूमेरिकली पेपर को अटेम्प्ट करना होगा। अब ये तो आईकेएफ के हिसाब से जो है ना, क्या कहते हैं, इस सब्जेक्ट का या इस सिलेबस का एक ग्रेड वाइज इसको ब्रेक किया गया था। अगर मैं कैफ 2 को एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखूं, तो हमें ये तो मालूम है कि हमारा पेपर 100 मार्क का होता है, हमारे पास जितने भी सीए के पेपर्स होते हैं वो 100 मार्क के होते हैं। कैफ 2 के एग्जाम में जो हमारे पास 100 मार्क्स है, जैसे मैंने आपको बताया कि तकरीबन 50 से 55 मार्क्स आपसे न्यूमेरिकली टेस्ट किए जाते हैं
और तकरीबन 45 से 50 मार्क्स आपसे थ्योरेटिकली टेस्ट किए जाते हैं। अब ये जो 50 से 55 मार्क्स आपसे न्यूमेरिकली टेस्ट किए जाते हैं ना, इसमें आपके पास दो क्वेश्चंस तो मैंडेटरी होंगे, दो क्वेश्चंस तो मैंडेटरी होंगे। एक इनकम टैक्स की कैलकुलेशन का, जिसकी वेटेज अराउंड 18 से 22 मार्क के दरमियान हो सकती है। यानी कि आपके एग्जाम में एक सवाल तो कंपल्सरीली इनकम टैक्स की कंपटीशन का आता है कि आपको किसी इंडिविजुअल की, किसी बिजनेसमैन की, किसी सैलरीड एम्प्लॉय की या किसी पार्टनरशिप फर्म की इनकम की डिटेल दी जाए कि फलां की इतनी सैलरी है, इतनी रेंट इनकम है, इतनी डिविडेंड इनकम है, इतनी बिजनेस इनकम है, उसकी पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन दी जाए और आपसे उसकी इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करवाई जाए कि टैक्स लॉस के प्रोविजंस को अप्लाई करते हुए आप इसकी इनकम किस तरह से कैलकुलेट करोगे, टैक्स किस तरह से कैलकुलेट करोगे, ये सारी चीज आप न्यूमेरिकली परफॉर्म करके आओ। ये कंपलसरी सवाल है आपके एग्जाम का। 18 से 22 मार्क के दरमियान ये आपसे कंपलसरी इनकम टैक्स की कैलकुलेशन का एक सवाल एग्जामिनर लाजमी पूछ रहा होता है। इसी तरीके से एक सवाल आपके एग्जाम में सेल्स टैक्स की कैलकुलेशन का कंपलसरीली आता है। यानी कि आपको किसी दुकानदार की, किसी बिजनेसमैन की सेल्स और परचेजेस का डाटा दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि आप इसका सेल्स रिटर्न बनाएं, आप इसका सेल्स रिटर्न प्रिपेयर करें कि सेल्स टैक्स लायबिलिटीज की कितनी वर्कआउट हो रही। और ये सवाल तकरीबन 15 से 20 मार्क तक की वेटेज का आ रहा होता है। अब ये दो सवाल आपके एग्जाम में मस्ट है। अब किसी भी अटेम्प्ट का पेपर उठा के देख लें, पिछले 8 अटेम्प्ट, पिछले 20 अटेम्प्ट में आपको इनकम टैक्स की कैलकुलेशन का एक 18 से 22 मार्क का सवाल लाजमी दिखेगा, आपको सेल्स टैक्स की कैलकुलेशन का एक 15 से 20 मार्क का सवाल लाजमी अपने पेपर में नजर आ रहा होगा। इन दो सवालों के अलावा तीसरा सवाल भी हमारे पास इनकम टैक्स की कैलकुलेशन से आ रहा होता है, लेकिन ये हमारे पास लेंथी सवाल में नहीं आ रहा होता, ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस में आ रहा होता है, तकरीबन 10 से 12 मार्क्स की वेटेज का। और ये वो एरिया है जहां पे वो कंप्लीट इंडिविजुअल की टैक्सेशन नहीं पूछता, बल्कि किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर या किसी दो पर्टिकुलर चैप्टर से चीजें मिला जुला के पूछ लेता है। फॉर एग्जाम्पल कि सिर्फ उसने रेंटल इनकम के ऊपर कोई सेपरेट सवाल बना लिया, सिर्फ उसने सैलरी इनकम के ऊपर कोई सेपरेट सवाल बना लिया, ये और ये तो कंपल्सरीली एक एक सवाल आएगा इतनी वेटेज का। लेकिन इसके अलावा इनकम टैक्स का जनरली एक न्यूमेरिकल आ जाता है एक्स्ट्रा एडिशनल, जिसकी वेटेज 10 से 12 मार्क की होती है। तो ये तीन सवाल तो मिनिमम है, ये तीन सवाल तो मिनिमम है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक दो अटेम्प्ट तो ऐसी भी थी जिसमें एग्जामिनर ने चीजों को न्यूमेरिकली 79% पूछा, जिसमें एग्जामिनर ने चीजों को न्यूमेरिकली 60% पूछा, तो वहां पर फिर आपके पास न्यूमेरिकल में चौथा क्वेश्चन भी ऐड हो जाएगा। लेकिन मिनिमम आप तीन न्यूमेरिकल के, तीन कंपटीशन के सवाल तो एग्जाम में एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। लास्ट अटेम्प्ट कभी भी इवन पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें तीन कंप्यूटेशनल सवाल आए थे, इनकम टैक्स के दो सवाल और सेल्स टैक्स का एक सवाल। फिर जब मैं पेपर के दूसरे हिस्से में जाता हूँ, एग्जाम के दूसरे हिस्से में जाता हूँ, जिसमें हमारे पास क्वालिटेटिव थ्योरेटिकल टेस्टिंग होती है, जिसकी वेटेज तकरीबन 45 से 50 मार्क की है। तो इस 45 से 50 मार्क को भी ना आप दो हिस्सों में डिवाइड कर दें। एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस जिसकी वेटेज तकरीबन 25% और एक रेक्टिफिकेशन वाले सवाल जिसकी वेटेज अगेन तकरीबन 25%। यानी कि जो हमारे पास रिमेनिंग 40 टू 45% पेपर थ्योरेटिकल टेस्ट किया जाता है, क्वालिटेटिवली टेस्ट किया जाता है, उसमें तकरीबन 25% पेपर ये ऑन एन एवरेज है। ऐसा नहीं आपको हर अटेम्प्ट में 25% ही दिखेगा, किसी अटेम्प्ट में हो सकता है आपको 32%, तो किसी अटेम्प्ट में 14%, किसी अटेम्प्ट में 12% ही रेशियो दिख जाए, लेकिन ऑन एन एवरेज 25% आपसे सिनेरियो बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें आपने जो भी आपने कैफ 2 का कोर्स कवर किया, ये ग्रेड, ये ग्रेड, ये ग्रेड, इसमें से कोई भी आपको छोटा मोटा सिनेरियो बनाकर आपको टैक्स एडवाइजर की पोजीशन पे, आपको टैक्स कंसल्टेंट की पोजीशन पे रख के आपसे पूछेगा कि आप एज अ कंसल्टेंट, आप एज अ एडवाइजर एडवाइस करें कि इस सिनेरियो में क्या इंप्लीकेशंस अराइज होंगी, इस सिनेरियो में एज अ कंसल्टेंट आप सामने वाले को क्या एडवाइस करोगे। और फिर हमारे पास 20%, 25% पोर्शन ऐसा है जहां पे आपको अपनी मेमोरी के ऊपर रिलाय करना पड़ता है, जहां पे आपको चीजों को रिटेन करना पड़ता है। अब देखें मैं क्यों इस सब्जेक्ट का इस तरीके से पोस्टमार्टम कर रहा हूँ, क्यों मैं इस सब्जेक्ट को एज कंपेयर टू अदर कैफ सब्जेक्ट एक आसान सब्जेक्ट कह रहा हूँ। इसका रीजन ये है कि कैफ 2 में अगर आपने क्लासेस प्रॉपर्ली कवर कर ली, और क्लासेस का मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ ये एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि आप मुझसे पढ़ेंगे तो ही आप इतना अच्छा अटेम्प्ट कर पाएंगे, आप किसी भी टीचर से क्लासेस लें, लेकिन अगर आपने क्लासेस को ही प्रॉपर्ली अटेम्प्ट कर लिया, क्लासेस को ही प्रॉपर्ली कवर कर लिया, क्लासेस में जो पढ़ाया गया है उसी को रिवाइज और उसी को प्रैक्टिस कर लिया,
और खुद से बहुत ज्यादा एडिशनल प्रैक्टिस नहीं भी की, खुद से बहुत ज्यादा नए सवालों को नहीं भी सॉल्व किया, खुद से बहुत ज्यादा चीजों को रिटेन नहीं भी किया, स्टिल सिर्फ क्लासेस अटेम्प्ट करके ही आप ये एरिया अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ तो कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ तो कैलकुलेशंस है ना, यहाँ तो नंबर क्रंचिंग है। तो क्लासेस अटेम्प्ट करके आपने ये एरिया पेपर अटेम्प्ट करने की पोजीशन में आ गए। और फिर इस थियोरेटिकल एरिया में भी जो सिनेरियो बेस्ड एरियाज है, जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस है, वो भी आपके क्लासेस से ही कवर हो रहे होंगे। तो सिर्फ अगर आप तरीके से कैफ 2 को अगले 6 महीनों में 80 टू 90 आवर्स क्लासेस के और उनकी रिवीजन के दे देते हो, आप इस हिस्से का पेपर यानी कि तकरीबन 75 टू 80% पेपर अटेम्प्ट कर जाओगे। 75 टू 80% पेपर अटेम्प्ट करके इस पेपर को पास करना, 50 से ज्यादा मार्क्स सिक्योर करना कोई मुश्किल काम नहीं। मैं जब स्टूडेंट था, बिलीव मी, मैंने जो कैफ 2 का प्रैक्टिस दिया था, मैंने उसमें पेपर 74 मार्क का अटेम्प्ट किया था, बाकी के 26 मार्क अटेम्प्ट ही नहीं किए थे। और 74 मार्क का पेपर अटेम्प्ट करने के बाद भी आई वाज श्योर कि मेरा पेपर निकल जाएगा, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पेपर निकल भी गया था। बाकी अगर कोई फॉर एग्जांपल स्टूडेंट टारगेट करता है कि मैंने मेरिट सर्टिफिकेट सिक्योर करना है, मैंने पूरा 100% पेपर अटेम्प्ट करना है, मुझे मैक्सिमम कवरेज की तरफ जाना है, तो ऑब्वियसली जो थ्योरी के चैप्टर्स मैंने आपको बताया जो कि इस एग्जाम का 20 से 25% एरिया कंस्टिट्यूट करेंगे, वो अगर आप रिटेन करते हैं तो फिर आप पेपर को 100% अटेम्प्ट करने की पोजीशन में आ जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि अगर आपने कुछ भी रिटेन नहीं किया, कुछ भी याद नहीं किया, तो भी आप इस एरिया को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। ज़ाहिर है अपनी अंग्रेजी में अच्छी बुरी अंग्रेजी है, बुरी अंग्रेजी है, जैसी भी आपकी अंग्रेजी है, लेकिन कुछ ना कुछ तो आप अपनी अंग्रेजी में भी लिख कर आ ही रहे होंगे ना। ज़ाहिर है जब अगले 6 महीने तक मेरे साथ 80-90 घंटे टेक्स्ट पढ़ेंगे या किसी के साथ भी टेक्स्ट पढ़ेंगे, तो टेक्स्ट की बहुत सारी चीज़ें आप समझने लग जाएंगे, आप बहुत सारी चीज़ों को अप्लाई करना सीख जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप इस पार्ट में आप कुछ भी अटेम्प्ट करके नहीं आएंगे, आप खुद से अपने हाथ पैर मार के यहाँ पर भी कुछ ना कुछ लिख कर आएंगे। 25 मार्क्स में से कम 8-10 मार्क्स तो आप यहाँ से भी उठा सकते हैं। तो ये हमारे पास ओवरऑल पेपर का कॉम्पोजिशन है। और क्लासेस की सब्जेक्ट के अंदर बड़ी रेलेवेंस इसलिए क्योंकि सिर्फ क्लासेस को ही अटेम्प्ट करके आप 75% पेपर तो लाजमी अटेम्प्ट कर पाओगे, और इस रट्टे वाले एरिया में भी कुछ ना कुछ हाथ पैर मार के 8-10 मार्क्स यहाँ से भी निकाल सकते हो, यानी आसानी 50 की बाउंड्री को क्रॉस कर सकते हो, आसानी इस पेपर को पास कर सकते हो। थोड़ा सा अगर मैं इस सब्जेक्ट में देखें, ऑब्वियसली जो हमने पासिंग परसेंटेज देखा, जो कि मैं आपको बता रहा हूं कि बाकी कैफ के मुकाबले अच्छा है, यानी बाकी कैफ के सब्जेक्ट्स का पासिंग परसेंटेज 30%, 25%, 27% है। इसी के कंपैरिजन में अगर मैं कैफ 2 का देखूं, तो कैफ 2 का पासिंग परसेंटेज 34-35% के करीब ऑन एन एवरेज, कुछ कुछ अटेम्प्ट में तो 40% से भी क्रॉस कर गए। लेकिन स्टिल इतने लोग अगर पास कर भी रहे हैं, तो भी एक परसेंटेज ऐसी है जो सब्जेक्ट को फेल भी कर रही है। यानी कि अगर 34% लोगों ने पेपर पास किया है, तो स्टिल 66% लोगों ने पेपर फेल भी किया है। अगर 43% लोगों ने पेपर पास किया, तो स्टिल 57% लोगों ने पेपर फेल भी किया है। इस चीज को समझने के लिए कि जिन लोगों ने पेपर को फेल किया, इसकी रीजन क्या थी, उनकी गलतियां क्या थी, उसके लिए हमारे पास आइडियल डॉक्यूमेंट होता है एग्जामिनर कमेंट। इसके लिए हमारे पास आइडियल डॉक्यूमेंट होता है एग्जामिनर कमेंट। देखें, मैंने अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने 2010 या 2011 में अपनी सीए की जर्नी स्टार्ट की थी एज ए स्टूडेंट। बिल्कुल पहली जिस तरह से आपने पीआरसी स्टार्ट किया, मेरे जमाने में मॉड्यूलर सिस्टम हुआ करता था, तो मैंने सीए में 2011 में आकर एडमिशन लिया और मॉड्यूल ए की पहली बार क्लासेस लेना स्टार्ट की। उससे पहले मेरा कोई कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं था, मैं एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था और मैंने इंजीनियरिंग से अपना इंटरमीडिएट किया था। 2011 में मैं पहली बार जो है सीए की क्लासेस में आकर बैठा और मैंने अपनी सीए की जर्नी स्टार्ट की। आई डोंट नो कि अल्लाह ताला ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, या मुझे इतने अच्छे सीनियर्स किस वजह से मिले। मेरी आदत ये थी कि जब भी मैं किसी सब्जेक्ट में एंटर होने लगता था, किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने लगता था, तो जो भी मेरे आसपास के सीनियर्स होते थे, सीनियर्स का मतलब है कि जो ऑलरेडी वो सब्जेक्ट पढ़ चुके, जो ऑलरेडी वो सब्जेक्ट या तो फेल कर चुके या पास कर चुके, लेकिन ऑलरेडी वो सब्जेक्ट दे चुके, मैं उनसे एडवाइस लेता था कि मुझे इस सब्जेक्ट को किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए। एक चीज मैंने अपनी सीए की इस पूरी जर्नी के अंदर ये चीज देखी। देखिए, मैंने 2011 में सीए स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह 2015 में मेरा सीए क्वालिफाई हो गया था। कोई भी पेपर मेरा सीए के अंदर नहीं रुका, अल्हम्दुलिल्लाह सारे पेपर फर्स्ट गो में क्लियर हो गए। लेकिन इसी के कंपैरिजन में मेरे साथ बहुत सारे क्लासमेट्स थे, मेरे बहुत सारे कुल्ली के स्टूडेंट्स थे जिनके पेपर रुकते थे। तो जब मैं ओवरऑल अपनी जर्नी में कंपेयर करता था ना कि यार मैंने ऐसा क्या काम किया कि मेरे सारे पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गए, इसी के कंपैरिजन में जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे कोलीग्स हैं, जो मेरे क्लासमेट्स हैं, जो मुझसे बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन उनके पेपर स्टक हो जाते हैं। तो मैंने उनको ये देखा कि उनकी मेहनत में हार्डवर्क का एलिमेंट तो मुझसे ज्यादा होता था, यानी वो मुझसे ज्यादा हार्ड वर्किंग थे, मुझसे ज्यादा चीजों के ऊपर टाइम लगाते थे, मुझसे ज्यादा चीजों को पढ़ते थे, लेकिन स्मार्ट वर्क का एलिमेंट कम था। मेरे अंदर ये अल्लाह ताला ने आदत डाली हुई थी, अल्लाह ताला ने मुझे ये चीज सिखाई थी
कि मैं किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करता था या किसी भी सब्जेक्ट की चीज़ों को स्टार्ट करता था, तो पहले अपने सीनियर से मेंटोरशिप करता था या उनसे एडवाइस ले रहा होता था कि मुझे फलां सब्जेक्ट को कैसे लेकर चलना है, कौन सी गलतियां जो कि नहीं करनी, कौन सी चीजें जिसके ऊपर फोकस करना है। और एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि मैं हर सब्जेक्ट में अपने साथ रखता था, दैट इज एग्जामिनर कमेंट। अभी एग्जामिनर कमेंट क्या चीज है? देखिए, हर अटेम्प्ट में कैफ या सीए फाइनल के जब पेपर्स कंडक्ट होता है, तो पेपर कंडक्ट होने के 1.5-2 महीने के बाद उसका रिजल्ट अनाउंस हो जाता है। रिजल्ट अनाउंस होने के कुछ दिन के बाद आई कैप का सोल्यूशन भी डिक्लेयर किया जाता है, यानी कि जो भी पेपर कंडक्ट हुआ था उसका आई कैप भी अपना एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा होता है, इस पेपर का ये सोल्यूशन था। लेकिन सोल्यूशन के साथ साथ आई कैप एक और डॉक्यूमेंट इशू करता है जिसको हम नाम देते हैं एग्जामिनर कमेंट। तो एग्जामिनर कमेंट में क्या होता है? एग्जामिनर कमेंट में उस अटेम्प्ट में जितने भी लोगों ने पेपर्स दिए, तो चेकर्स ने वो जो कॉपीज चेक की, चेकर्स का फीडबैक एग्जामिनर कमेंट्स के अंदर आ रहा होता है। यानी चेकर अपना एक फीडबैक दे रहा होता है कि भाई जितने भी लोगों का मैंने पेपर चेक किया, ज्यादातर बच्चों ने क्या गलतियां की, ज्यादातर बच्चों ने कहां पर अच्छे मार्क्स सिक्योर किए, ज्यादातर बच्चों की क्या फ्लॉज थे, पासिंग परसेंटेज कितना था, ये सारी चीजें हमें एग्जामिनर कमेंट में देखने को मिलती है। देखिए, समझदारी तो इसमें है कि मैं अपनी गलती से सीखूं, समझदारी तो इसलिए इसमें है कि मैं कोई गलती करूं और फिर अपनी गलती से सीखूं। लेकिन होशियारी या समझदारी का भी नेक्स्ट लेवल ये है कि जो गलतियां पास में दूसरे स्टूडेंट्स ने की है, जो गलतियां पास में सीनियर स्टूडेंट्स ने की है, मैं उनकी गलती से सीखूं और उनकी गलतियों को दोबारा से रिपीट ना करूं, और अपनी जर्नी जो है ना वो इंशाल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करूं। तो एग्जामिनर कमेंट से हमें सबसे ज्यादा फायदा ये होता है कि लेकिन जितने भी बाकी लोग हैं जिन्होंने पहले पेपर दिए हैं, जो पेपर्स देंगे, वो भी आप ही तरह का स्टूडेंट्स हैं। तो जो गलतियां आप कर सकते हो वो गलतियां वो ऑलरेडी पास में कर चुके हैं। तो बेहतर है कि आप एग्जामिनर कमेंट से अंदाजा लगाएं, जज करें कि यार जनरली एज अ स्टूडेंट पेपर्स में क्या गलतियां होती है, और फिर उन गलतियों से सीखें, उन गलतियों को आप दोबारा से रिपीट ना करें। तो इसके लिए हम एग्जामिनर कमेंट का डॉक्यूमेंट देख रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देखिए, ऑटम 25 का जो पेपर अभी 2-3 दिन पहले कंडक्ट हुआ, तो अभी तो पेपर ही इस वीक में कंडक्ट हुआ है। अभी तो इसका रिजल्ट आना है, सोल्यूशन आना है, फिर एग्जामिनर कमेंट्स आएंगे। लेकिन हमारे पास जो लेटेस्ट एग्जामिनर कमेंट अवेलेबल है, दैट इज ऑफ स्प्रिंग 2025। अब एग्जामिनर कमेंट अगर मैं स्प्रिंग 25 के अटेम्प्ट का देखूं, तो पहले तो इसने हमें पासिंग परसेंटेज बताया कि 33% रिजल्ट आया है, जो कि हमने यहाँ भी देखा था स्प्रिंग 25 की अटेम्प्ट में। सॉरी, क्या कह रहा है? ओवरऑल परफॉर्मेंस इन दिस सेशन हैज शोन अ स्लाइट इंप्रूवमेंट कंपेयर्ड टू ऑटम 24। सॉरी, ऑटम 24 का 33% था, इस अटेम्प्ट का 34% है, तो 1% की इंप्रूवमेंट है। फिर इन्होंने बताया कि स्टूडेंट स्ट्रगल कहाँ कर रहा था। कहता इट वाज नोटेड that significant number of students struggle with the basic taxation concept। फिर एक सवाल स्पेसिफिक बात की है, there is a need for the examinees to strengthen their fundamental principles, they do not read the question carefully। अब कमेंट के अंदर इन्होंने बताया कि स्टूडेंट कहाँ वीकनेस शो कर रहा होता है, कहाँ पे लैग कर रहा होता है। पहले इसने क्या कहा कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स उनके वीक होता है, उनकी फंडामेंटल्स पे इतनी अच्छी ग्रिप नहीं होती, वो सवालों को अटेम्प्ट करने में जल्दबाजी करते, सवालों को प्रॉपर्ली रीड नहीं करते। तो यानी कि आपने इस कमेंट से अपने सीनियर स्टूडेंट्स की गलतियों से सीखा क्या? सर, हमने सीखा ये कि हमने बुनियाद के ऊपर काम करना है, हमने फाउंडेशन के ऊपर काम करना है, हमने बेसिक्स के ऊपर काम करना है। बेसिक्स हमारी रॉक सॉलिड होनी चाहिए। कोई भी बिल्डिंग जब बनती है ना, तो फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक बिल्डिंग को बनाने में 2 साल का टाइम लग रहा है ना, तो पहला 1 साल शायद उसकी फाउंडेशन पे ही लग रहा होता है, फिर अगले 1 साल के अंदर एक एक महीने में एक एक माला क्रिएट किया जा रहा होता है। तो फाउंडेशन की बड़ी रेलेवेंस है, क्योंकि अगर आपकी फाउंडेशन ही वीक होगी, तो आप उस पर जितनी भी खूबसूरत इमारत बना ले, वो शायद खूबसूरत तो हो सकती है लेकिन वो मजबूत नहीं हो सकती। तो अपने फाउंडेशन के ऊपर, बेसिक्स के ऊपर, फंडामेंटल्स के ऊपर बहुत अच्छे से चीजों को लेकर चलना है, बहुत अच्छे से चीजों को कवर करना है, और इस सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। अच्छा, ये एक ऐसा मसला है जो कि सिर्फ कैफ टू का मसला नहीं, जनरली सीए के स्टूडेंट्स का मसला रहता है। तो वो सवाल को जज्बाती हो जाता है, एग्जाम में प्रेशर में या तो प्रेशर में आ जाता है, या बहुत ज्यादा जज्बाती हो जाता है कि जब उसके सामने सवाल आता है, क्वेश्चन आता है, तो वो क्वेश्चन को प्रॉपर्ली रीड नहीं करता, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को प्रॉपर्ली रीड नहीं करता। एग्जामिनर ने मांगा कुछ है, बताकर कुछ आ गया। एग्जामिनर ने चीजों को एक्सप्लेन करने का कहा है, वो वहां पर चीजों को कैलकुलेट करके आ गया। एग्जामिनर ने चीजों को कैलकुलेट करने का कहा है, वहां पे वो एक्सप्लेन करके आ गया। एग्जामिनर ने जो चीज पूछी नहीं है वो चीज बताकर आ गए। तो जब आप इस तरह की गलतियां करते हो, पेपर में जज्बाती हो जाते हो, सवालों को प्रॉपर्ली रीड नहीं करते हो, तो ऑब्वियसली फिर आप पेपर को अच्छा अटेम्प्ट नहीं कर पाते। एक और अटेम्प्ट के अगर सोल्यूशन देखें, सॉरी, एग्जामिनर कमेंट देखें ऑटम 2024 के अटेम्प्ट का, तो पहले तो इस अटेम्प्ट में परफॉर्मेंस थोड़ी सी डिक्लाइन हुई। अगेन क्या कह रहा है? एग्जामिनीज स्ट्रगल्ड विद द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स एंड फेल टू डेमोन्स्ट्रेट अ स्ट्रॉन्ग नॉलेज बेस।
यानी कि अगेन सेम वही गलती जो इसने यहाँ पे हाईलाइट की, उससे पिछली अटेम्प्ट में भी हाईलाइट की थी कि स्टूडेंट्स के फंडामेंटल्स, स्टूडेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स वीक हैं। एक और अटेम्प्ट का अगर हम देखें, स्प्रिंग 24, अगेन वही चीज नजर आ रही मुझे, एग्जामिनीज स्ट्रगल विद द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। Examinees are encouraged to focus on understanding the precise definition of the key terms, reviewing study material thoroughly, seeking clarification or unclear concept, and practicing with varied example. यहाँ पर इन्होंने फंडामेंटल्स पे तो बात की है, साथ साथ कुछ और एडवाइस भी की है कि आपको स्टडी टेक्स्ट मटेरियल को थॉरली रीड करना है, क्लैरिफिकेशन समझनी है, प्रैक्टिस करनी है, वेराइटीज ऑफ एग्जांपल, वेराइटीज ऑफ केस स्टडीज वगैरह को लेकर चलना है। और जो डॉक्यूमेंट आपके साथ ये शेयर करूंगा, इसमें ये सारे पिछले 8-10 अटेम्प्ट के एग्जामिनर कमेंट्स आ रहे हैं, इनको एक दफा जरूर रीड कर लीजिएगा। इससे आपको ये अंदाजा होगा कि जितने भी पिछले 8-10 अटेम्प्ट में स्टूडेंट्स ने पेपर अटेम्प्ट किया, उन्होंने क्या गलतियां की और मुझे क्या गलतियां नहीं करनी। मेरे लिए रेड पॉइंट्स कौन से, हाईलाइटेड पॉइंट्स कौन से हैं कि जिनको मुझे डे 1 से अपनी प्रिपरेशन के अंदर कैटर करना है, डे 1 से अपनी प्रिपरेशन के अंदर इन चीजों को इनकॉर्पोरेट करना है। अब आते हैं कि आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस में इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के हवाले से, सब्जेक्ट की तैयारी के हवाले से आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस आपको किस तरह से असिस्ट कर रहा होगा। देखें, हमारे पास सबसे पहले कैफ 2 में, अगर मैं आपकी कैफ 2 की आने वाले 3, 3.5, 4 महीने की जर्नी प्लान करूं कि किस तरीके से आपकी ये जर्नी चलनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो हमने ये ओरिएंटेशन कंडक्ट सेशन कवर किया। सबसे पहले तो हमने सब्जेक्ट की ओरिएंटेशन अटेंड की, जिससे हमें इस सब्जेक्ट का ओवरऑल आइडिया हो जाएगा कि सब्जेक्ट में क्या है क्या नहीं है और किस तरह से हमें इसको लेकर चलना है, कितना टाइम अपनी पढ़ाई को देना है, कितना इंपॉर्टेंस क्लासेस की और किस तरह से चीजों को लेकर चलना है। ओरिएंटेशन सेशन के बाद आपने इस सब्जेक्ट का स्मार्ट स्टडी प्लान देखना है, यानी कि हम आने वाले 3.5-4 महीने में किस सीक्वेंस में, किस अरसे में या डेली बेसिस पे कितना कितना पढ़ के इस पूरे कोर्स को कंप्लीट कर रहे होंगे। तो आप लोगों के साथ एक स्मार्ट स्टडी प्लान शीट किया जाएगा, जिसमें आपको वीक वाइज टारगेट बताया जाएगा कि हर वीक हमारा टारगेट क्या है, हर वीक हमने कौन से चैप्टर को कवर करना है, हर वीक हमने कौन से चैप्टर को प्रैक्टिस करना है, हर वीक हमने कौन से चैप्टर को रिवाइज करना है। और हर चैप्टर की कंप्लीशन के बाद हमारा उस चैप्टर का मॉक कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि एक एक चैप्टर हम कवर करते जाएंगे, साथ साथ फिर उसका मॉक एग्जाम दे रहे होंगे। और मेरा थोड़ा सा पढ़ाने का तरीकेकार इस तरह से है कि मैं ये नहीं करूंगा कि पहले आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करवा दूं, उसके बाद फिर मैं आपको आईकेएप के पास पेपर के क्वेश्चंस कवर करवाऊं। हर चैप्टर के साथ ही उसके जितने पास पेपर के क्वेश्चंस होंगे वो हम हर चैप्टर के साथ ही कवर करेंगे। यानी फॉर एग्जांपल, हमने चैप्टर 1 कवर किया, चैप्टर 1 के पास पेपर सॉल्व कर लेंगे, चैप्टर 2 कवर किया, चैप्टर 2 के पास पेपर सॉल्व कर लेंगे। तो हम पहले पूरा कोर्स कंप्लीट करें और फिर आईकेएप के पास पेपर के क्वेश्चंस के ऊपर आए, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम हर चैप्टर के साथ उसके आईकेएप के पास पेपर के क्वेश्चंस को कवर कर रहे होंगे। स्टडी प्लान में आपको एक 3.5-4 महीनों की जर्नी दिखाई देगी कि मुझे हर वीक कितना पढ़ना है, हर वीक कौन से चैप्टर्स कवर करने हैं, हर वीक के बाद कौन से चैप्टर का मॉक कंडक्ट किया जाएगा, हर वीक में कौन सा चैप्टर रिवाइज करना है। फिर आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट होगी। अब कैफ 2 की बात करें या किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, मैं समझता हूं कि एक सब्जेक्ट को पास करने के लिए ऑन एन एवरेज आप उस सब्जेक्ट को अगर डेली बेसिस पे 2.5 से 3 घंटे पढ़ते हैं, तो आसानी आपका एक सब्जेक्ट पास हो सकता है। अगर कोई स्टूडेंट 3 सब्जेक्ट दे रहा है, कोई स्टूडेंट 4 सब्जेक्ट दे रहा है, एक सब्जेक्ट को आपने डेली बेसिस पे कम से कम 2.5 से 3 घंटे पढ़ना है। और इस 2.5 से 3 घंटे को मैं ब्रेक इस तरह से करूंगा कि आप इस 2.5 से 3 घंटे के अपने डेली के स्टडी टाइम को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दें। पहला 1 आवर आप रिवीजन को दें, अगला 1 आवर आप न्यू लेक्चर या न्यू क्लास को दें, और अगला 1 आवर आप प्रैक्टिस और सेल्फ स्टडी को दें। यानी मैंने टारगेट बना लिया कि अगर मुझे इंशाल्लाह मार्च 2026 के अटेम्प्ट में अपना कैफ 2 या कोई भी कैफ का पेपर पास करना है, तो मैं डेली बेसिस पे उसको 2-2.5-3 घंटे तो पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। 2.5 घंटे से कम अगर आप एक सब्जेक्ट को देते हैं डेली बेसिस पे, तो फिर आपके चांसेस ऑफ सक्सेस, चांसेस ऑफ पासिंग द पेपर ऑब्वियसली कम हो जाएंगे। लेकिन अगर आप कम से कम 2.5-3 घंटे एक सब्जेक्ट को डेली बेसिस पे देते हो, अगले 6 महीनों तक
आई एम 100% श्योर कि आपका पेपर पास होना चाहिए, अनलेस कि आप पेपर के अंदर कोई बहुत बड़ा ब्लंडर ना करके आ जाओ। अब इस रोज के 2 ढाई 3 घंटे को आप कैसे तोड़े? पहला 1 घंटा चीजों को रिवाइज करें। देखिए फॉर एग्जाम्पल, जब आपका पहली क्लास होगी, पहली क्लास में तो मतलब पहला दिन होगा आपका, तो पहले दिन तो रिवाइज करने के लिए कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि कल आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है। लेकिन जब आप दूसरे दिन पढ़ोगे, 1 हफ्ते तक पढ़ोगे, 1 महीने तक पढ़ोगे, तो पीछे आप चीजें बहुत सारी कवर करते आओगे। तो अपने डेली बेसिस पे चीजों को बार बार रिवाइज करना है, डेली बेसिस पे चीजों को बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि रिविजन इज द की। चीजों को अगर आपने रिवाइज नहीं किया ना, टू बी ऑनेस्ट, आप चीजों को ऐसा भूलेंगे एज इफ कि आपने वो कभी पढ़ा ही नहीं। आज जो पढ़ा वो कल रिवाइज होगा, कल जो पढ़ोगे वो परसों रिवाइज होगा, 1 हफ्ते में जो पढ़ा वो अगले हफ्ते के पहले दिन रिवाइज होगा, 2 हफ्ते में जो पढ़ा तीसरे हफ्ते के पहले दिन रिवाइज होगा, 1 महीने में जितना पढ़ा वो सेकंड मंथ में हर दिन थोड़ा थोड़ा रिवाइज होगा। तो डेली बेसिस पे आपको 1/3 टाइम, 3 घंटे में से 1 घंटा अपने रिवीजन को लाजमी देना है। यहाँ पे कोई बिहेवियरल थ्योरीज या कोई जनरल साइंस की थ्योरीज नहीं है कि जो अपने दिमाग से लॉजिकली सोच लोगे। यहाँ पे टैक्सेशन के रूल्स हैं, टैक्सेशन के प्रिंसिपल्स है। तो रिवीजन इज द की कि आपने रेगुलर बेसिस पे चीजों को बार बार रिवाइज करना। देन आपने डेली बेसिस पे ये टारगेट रखना है कि मैंने 1 घंटे की नई क्लास या 1 घंटे का नया लेक्चर कवर करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 90 आवर्स का ये कोर्स है और मैं डेली सिर्फ 1 घंटे का भी लेक्चर कवर करूँ, तो कैलकुलेशन के हिसाब से मैं 3 महीने के अंदर ये कोर्स कवर कर सकता हूँ। लेकिन स्टिल इसमें हम बारिशें भी लगा लेते हैं, छुट्टियां भी लगा लेते हैं, घर के इवेंट्स भी लगा लेते हैं, शादी भी लगा लेते हैं, कोई रिलीजियस इवेंट भी लगा लेते हैं। तो 4 महीने में तो ये 90 आवर्स एनी हाउ कवर होने चाहिए। कभी आप बीमार हो जाते हो, कभी घर में कोई दावत है, कभी घर में मेहमान आए, आप किसी की दावत में गए हो, आप किसी की शादी में गए हो, कोई रिलीजियस या कोई और इवेंट हो जाता है, तो मैं उसका मार्जिन रखूं भी तो भी अगर मैं डेली 1 घंटे का लेक्चर देखूं, तो वैसे तो 3 महीने में ही 90 घंटे के लेक्चर्स कवर होने चाहिए। लेकिन स्टिल हमारे पास तो स्टिल 3.5 4 महीने का टाइम। और फिर आखिर का 1 घंटा आपने चीजों को प्रैक्टिस करना है। यानी कि इस 1 घंटे में जो आपने नई चीजें सीखी, सिर्फ स्क्रीन पे मुझे देखकर या मुझे सुनकर ये काफी नहीं होगा। जब तक आप चीजों को खुद से अटेम्प्ट नहीं करोगे, जब तक आप चीजों को खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप चीजों को खुद से रिवाइज नहीं करोगे, कोई फायदा नहीं होने वाला। तो हम डेली क्या करेंगे कि 2 से ढाई 3 घंटे कैफ2 को देंगे। शुरू का 45 मिनट 1 घंटा पुरानी चीजों को रिवाइज किया, अगला 1 घंटा नया लेक्चर कवर किया, और उस लेक्चर के अंदर जो कुछ कवर किया उसकी प्रैक्टिस, उसकी सेल्फ स्टडी, उसके नए सवाल, उसके होमवर्क क्वेश्चंस, ये सारी चीजें हम थर्ड टाइम मतलब 1/3 टाइम ऑफ में कर रहे हो। अगर आप इस कैफ 2 के सब्जेक्ट को इस तरह से लेके चलते हो, 2 ढाई महीने, सॉरी 2 ढाई घंटे देते हो रेगुलर बेसिस पे, आई एम 100% श्योर कि आपका ये पेपर पास हो जाएगा। अब इस प्रिपरेशन में आपको किताबें भी चाहिए होंगी, आपको लेक्चर्स भी चाहिए होंगे, आपको प्रैक्टिस मटेरियल भी चाहिए होगा, आपको पास्ट पेपर्स भी कवर करना है। देखिए, अगर मैं कैफ 2 की बात करूं, तो कैफ 2 के मेरे 2 वॉल्यूम्स हैं, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 में इनकम टैक्स का पोर्शन है, वॉल्यूम 2 में सेल्स टैक्स का पोर्शन है। दोनों वॉल्यूम्स अभी अवेलेबल नहीं है, रीजन बीइंग कि टैक्स के कोर्स में जो चेंजेस आती हैं वो मुझे बुक में अपडेट करनी है, तो ऑब्वियसली वो अपडेशन के अंदर थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन इंशाल्लाह आने वाले हफ्ते 10 दिन के अंदर आपके पास वॉल्यूम 1 अवेलेबल हो जाएगा। और हफ्ते 10 दिन में भी जो चीजें हम पढ़ेंगे वो भी मटेरियल आपके साथ सॉफ्ट में जरूर शेयर किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप पढ़ोगे और आपके पास कोई मटेरियल ना हो, लेकिन जब तक बुक हमारे पास हार्ड कॉपी में नहीं आ जाती, मैं आपके साथ सॉफ्ट में जरूर मटेरियल शेयर करूंगा। तो 2 वॉल्यूम्स हैं, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, जिसमें जितना भी हमने कोर्स देखा, जितना भी हमने कोर्स के अंदर चीजों को देखा, वो सारी चीजों की थ्योरी, वो सारी चीजों के कॉन्सेप्ट्स, वो सारी चीजों की प्रैक्टिस, वो सारी चीजों के क्वेश्चंस, वो सारी चीजों के मटेरियल, सब कुछ इन वॉल्यूम्स के अंदर आ रहा है। तो आई कैन कॉन्फिडेंटली से कि अगर आप सिर्फ मेरे ये वॉल्यूम्स परचेज कर लेते हो, आपको कोई एडिशनल स्टडी मटेरियल की जरूरत नहीं है। आपको आईकेएप की स्टडी डेक्स की जरूरत नहीं है, आपको आईकेएप के पास पेपर्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ मैंने अपनी वॉल्यूम्स में डाल दिया। इसमें हर चैप्टर के नोट्स भी आ रहे हैं, हर चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, हर चैप्टर की समरीज भी आ रही है। तो सारी चीजें यहाँ पर ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, वो कोई एडिशनल स्टडी डेक्स वगैरह देखने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी तसल्ली के लिए आईकेएप की स्टडी डेक्स भी खरीद लेते हो, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो मैं ये हरगिज मना नहीं करना कि भाई परचेस करनी ही करनी, मतलब परचेस नहीं करनी, मैं ये हरगिज ये नहीं कह रहा। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट अपने कंफर्ट के लिए, अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी तसल्ली के आईकेएप की स्टडी डेस्क को देखना चाहता है, वो बिल्कुल देख सकता है।
लेकिन अदरवाइज जो वॉल्यूम्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा उसके अंदर सारी चीजें इस कोर्स से रिलेटेड, मतलब मोर देन इनफ मटेरियल है। कॉन्सेप्ट्स के लिहाज से, प्रैक्टिस के लिहाज से, पास पेपर के क्वेश्चंस के लिहाज से कुछ भी एडिशनल स्टडी मटेरियल की जरूरत इंशाल्लाह नहीं पड़ेगी। देन लेक्चर्स की अगर हम बात करें, कैफ 2 में हम इंशाल्लाह इस अटेम्प्ट के अंदर लाइव प्लस स्मार्ट मॉडल चला रहे होंगे, यानी हम स्मार्ट क्लासेस और साथ साथ लाइव क्लासेस दोनों कंडक्ट कर रहे होंगे। अब आपकी से है, आपकी कंफर्ट के ऊपर है कि आप लाइव क्लासेस अटेम्प्ट करना चाहें, लाइव क्लासेस अटेम्प्ट करें। जो लाइव क्लासेस कंडक्ट होगी उनकी भी रिकॉर्डिंग तो आपके साथ शेयर की जाएगी, लाइक हम अब ये जो सेशन कंडक्ट करें इसका भी रिकॉर्डेड वर्जन आपके साथ शेयर किया जाएगा, या फिर आप स्मार्ट क्लासेस कवर करो। दोनों आपकी मर्जी है, आपकी विल है, आपको जिसमें कंफर्ट हो, आप जिसमें कंफर्टेबल हो, आप दोनों लेके चल सकते हो, मतलब दोनों में से कोई एक चीज लेके चल सकते हो। प्रैक्टिस मटेरियल की बात की मैंने आपसे, प्रैक्टिस मटेरियल आपका सारा इन्हीं वॉल्यूम्स के अंदर कवर्ड है। हर सवाल के एक्सटेंसिव मैक्सिमम प्रैक्टिस क्वेश्चंस, पास पेपर के क्वेश्चंस, सारी चीज आपको इसी वॉल्यूम में मिल जाएगी। और हम टारगेट ये करेंगे कि कम से कम पिछले 12 से 15 अटेम्प्ट के हमने आईकेप के पास पेपर्स कवर करने हैं। अब देखिए पास पेपर्स को मैं कैसे लेके चलूंगा, ऐसा नहीं होगा कि पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम पास पेपर्स पे आए, ऐसा नहीं होगा। हर चैप्टर के बाद उस चैप्टर के जितने पास पेपर के क्वेश्चंस होंगे वो हम अटेम्प्ट करेंगे। पहला चैप्टर कवर किया, दूसरा चैप्टर कवर किया, तीसरा चैप्टर कवर किया, तो हर चैप्टर के साथ साथ ही उसके आईकेप के पास पेपर के क्वेश्चंस भी हम कवर कर रहे होंगे। तो ये हमारे पास ओवरऑल प्रिपरेशन के लिए मटेरियल, ये हमारे पास ओवरऑल प्रिपरेशन की लिए जो है ना चीजें अवेलेबल होगी। अच्छा, ये सारी चीजें हमें अवेलेबल कैसे की जाएगी? देखिए लेक्चर्स चाहे वो लाइव क्लासेस हो या स्मार्ट क्लासेस हो, ये हमारे पास पोर्टल के थ्रू अवेलेबल होगी, ये हमारे पास पोर्टल के थ्रू अवेलेबल होगी। बुक की अगर मैं बात करूं तो बुक हम हार्ड कॉपी में परचेस करना चाहें तो हार्ड कॉपी में भी परचेस कर सकते हैं, और अगर हमें सॉफ्ट में चाहिए तो हम सॉफ्ट कॉपी भी परचेस नहीं करनी होगी। सॉफ्ट कॉपी मैं आपके साथ गूगल ड्राइव पे शेयर कर दूंगा, मैं आपके साथ गूगल ड्राइव पे शेयर कर दूंगा। आप लोगों के साथ एक गूगल ड्राइव का लिंक शेयर किया जा रहा होगा, मैं आपको दिखा भी देता हूं। आप लोगों के साथ एक इस तरह की गूगल ड्राइव का लिंक शेयर किया जाएगा, जिसमें अगर आप कैफ 2 के फोल्डर में जाएंगे तो आपके पास हर चैप्टर का एक फोल्डर बना हुआ है। हर चैप्टर के फोल्डर के अंदर उस चैप्टर का सारा मटेरियल आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि जो पहला चैप्टर आ रहा है, पहला यहाँ पे फोल्डर आ रहा है ओवरव्यू ऑफ द कोर्स के नाम से, तो जो ये डॉक्यूमेंट मैं यूज कर रहा हूँ आपको पढ़ाने के लिए, ये भी यहाँ पर आ रहा है। आईकेप का नया सिलेबस भी आ रहा है, पास पेपर टॉपिक के एनालिसिस भी आ रहे हैं, आईकेप की स्टडी टेक्स्ट भी आ रही है, मेरे दोनों वॉल्यूम्स की सॉफ्ट कॉपी भी आ रही है। लेकिन ये वॉल्यूम्स पिछली अटेम्प्ट के, ऑटम 2025 के हैं। अभी स्प्रिंग 2026 के वॉल्यूम पे मैं काम कर रहा हूँ, उसे मैं अपडेट कर रहा हूँ। जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगी, जैसे ही वो रेडी हो जाएगी, उनकी सॉफ्ट कॉपी मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। इसके बाद हर चैप्टर में आपके पास जो हर चैप्टर के नोट्स हैं वो भी सॉफ्ट में शेयर किए जाएंगे, उनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉफ्ट में शेयर किए जाएंगे, उनके सॉल्यूशंस भी शेयर किए जाएंगे, और जो क्लास में चीजों को समझते वक्त, पढ़ते वक्त, प्रैक्टिस करते वक्त जो हमारी क्लास नोटिंग्स होंगी वो भी आपके साथ शेयर की जाएगी। तो आपके पास हर स्टडी मटेरियल बड़ा ही क्या कहेंगे ऑर्गेनाइज मैनर में अवेलेबल होगा, कि नोट्स भी आ रहे होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आ रहे होंगे, नोटिंग्स भी आ रही होंगी, समरीज, मतलब हर चैप्टर के अंदर जो जो मटेरियल है वो प्रॉपरली चैप्टर वाइज ऑर्गेनाइज करके सॉर्ट करके आप लोगों के साथ इस गूगल ड्राइव पे शेयर किया जा रहा होगा। हार्ड कॉपी में बुक परचेस करना चाहें तो आप हार्ड कॉपी में भी बुक परचेस कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है कि आप हार्ड कॉपी में बुक परचेस करें या ड्राइव का इस्तेमाल करें। जो कुछ बुक में है वो सब कुछ इस ड्राइव में होगा। अब ये आपकी कंफर्ट के ऊपर है या आपकी कन्वीनियंस के ऊपर है कि आपको किस तरह से चीजों को पढ़ना या समझना आसान लगता है। प्रैक्टिस मटेरियल और पास पेपर अगेन सेपरेटली कुछ परचेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें ऑलरेडी हमारी इन वॉल्यूम्स के अंदर शामिल होगी। और इस तरीके से हमारा टारगेट ये है कि कम से कम बाय द एंड ऑफ दिसंबर या मैक्सिमम जनवरी, मैं तो टारगेट रखूंगा दिसंबर का ही, कि बाय द एंड ऑफ दिसंबर या मैक्सिमम 10-15 जनवरी तक हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाए। टारगेट हम रखेंगे दिसंबर तक, लेकिन अगर दिसंबर में नहीं भी होता तो बाय द एंड ऑफ अगर जनवरी भी कंप्लीट होता है, स्टिल हमारे पास पूरा एक महीना होगा इन चीजों को रिवाइज करने के लिए। आपके मार्च के फर्स्ट वीक में एग्जाम है, तो अगर आप मैक्सिमम जनवरी के एंड तक भी कोर्स कंप्लीट करो, चलो मैंने कवर करवा दिया लेकिन आपने कवर नहीं किया, लेक्चर्स रह गए, पेंडिंग रह गए, तो स्टिल बहुत टाइम है।
हमारे पास अभी हम सितंबर के मिड में है, अक्टूबर का महीना है, नवंबर का महीना है, दिसंबर का महीना है, जनवरी का महीना है, 4 साढ़े 4 महीने बहुत होते हैं इस सब्जेक्ट के लिए। तो अगर आप बाय द एंड ऑफ मैक्सिमम जनवरी भी इस टारगेट उस कोर्स को टारगेट करते हो, स्टिल आपके पास पूरा फरवरी का महीना अवेलेबल होगा एक अच्छे रिवीजन के लिए, एक इफेक्टिव रिवीजन के लिए। यानी हम फरवरी का पूरा महीना चीजों को रिवाइज कर रहे होंगे। अब रिवीजन में क्या होगा, एक रिवीजन तो हमारा थ्रू आउट द कोर्स ऑलरेडी साथ साथ चल रहा है, हर रोज हम रिवाइज कर रहे हैं, लेकिन एक रिवीजन हम फरवरी के आखिरी महीने में कर रहे होंगे, जिसमें हम सारा कोर्स भी रिवाइज करेंगे, वर्कशॉप क्रैश कोर्सेज वगैरह भी अटेंड करेंगे, फिर आईकेप के 10 से 12 अटेम्प्ट के पेपर्स ईयरली सॉल्व करेंगे। यहाँ पर तो जो हमने पास पेपर सॉल्व किए वो टॉपिक वाइज कवर किए ना, कि हर चैप्टर के साथ उसके पास पेपर कवर कर लिए, लेकिन फरवरी के महीने में हम कंप्लीट पास पेपर, पूरी पूरी अटेम्प्ट का पेपर 3-3 घंटे में सॉल्व कर रहे होंगे। देखिए, तकरीबन मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने 2015-16 के अंदर टैक्सेशन पढ़ाना स्टार्ट किया। पहले मैं सी फाइनल के सब्जेक्ट पढ़ाता था, टैक्सेशन पढ़ाता था, फिर 2020 में मैंने कैफ टू टैक्स प्रैक्टिस पढ़ाना स्टार्ट किया, और अब तक टैक्स की अगर मैं बात करूँ तो सी फाइनल और कैफ टू के मिला जुला कर कोई 35-40 बैचेस अलहमदुल्ला में पढ़ा चुका हूँ। हर बैच में यही टारगेट रखता हूँ कि पेपर से एटलीस्ट कम से कम, ये कम से कम है, ज्यादा से ज्यादा तो हम 1.5-2 महीने पहले कोर्स खत्म कर देंगे, लेकिन कम से कम पेपर से 1 महीने पहले आपका कोर्स कंप्लीट हो, ताकि आपके पास 1 महीने का टाइम हो रिवीजन के लिए, 1 महीने का टाइम हो पास पेपर्स को प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए। अल्लाह का बहुत करम और एहसान है कि जितनी भी बैचेस वगैरह कंडक्ट किए, अल्लाह ताला ने जो भी डेडलाइन हमने अपने लिए सेट की, वो कोर्स टाइमली कंप्लीट करवाया, ताकि आप लोगों के पास रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए सारी चीजें अवेलेबल। सर और कोई चीज जो हमें याद आ रही हो? यस सर, व्हाट अबाउट अवर क्यूरीज, व्हाट अबाउट अवर कंफ्यूजन्स? देखें, जो पढ़ते वक्त हमारी क्यूरीज या कंफ्यूजन्स लाइव क्लासेस में अराइज होंगी, वो तो आपकी देन एंड देयर लाइव क्लासेस में आंसर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कि अभी आप लोगों ने चैट बॉक्स में बहुत सारे सवाल लिखे हैं, मैं भी अपनी एक समझ लेके एक तरीके से सारी बात कर रहा हूँ, फिर मैं आपकी चैट पे आऊंगा, आपके सवालों को ही देखूंगा। तो जो टॉपिक को पढ़ते वक्त हमारी क्यूरीज वगैरह होंगी, वो तो हमारी लाइव क्लासेस में ही देन एंड देयर आंसर हो जाएगी। इसके अलावा आप लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा। ये व्हाट्सएप ग्रुप कोई पब्लिक ग्रुप नहीं होगा, ये सिर्फ रजिस्टर्ड स्टूडेंट का व्हाट्सएप ग्रुप होगा। वहां पर मैं, मेरे साथ मेरे टीम मेंबर सर असद अवेलेबल होंगे, कि आपकी पढ़ाई के दौरान जो भी क्यूरीज वगैरह आ रही होगी, वो हम सारी इस व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आंसर कर रहे होंगे। तो लाइव क्लासेस में तो हम सारी चीजों को आंसर करेंगे ही, लेकिन लाइव क्लासेस के बाद जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आपके जहन में कोई सवाल आता है, वो अब हमसे व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ रहे होंगे, मैं या मेरे टीम मेंबर सर असद वहां पे ग्रुप पे आपको जवाब दे रहे होंगे। लास्ट अटेम्प्ट में तो सर असद ने कैफ टू के बच्चों को असिस्ट करने के लिए एक पब्लिक ग्रुप बनाया था, उसमें तकरीबन जो मेरा ख्याल है कि कोई 1200-1500 स्टूडेंट थे, और वो डेली बेसिस पे 500-500 600 सवाल सर असद से पूछ रहे होते थे। सर असद पूरा पूरा दिन जो है ना उनको जवाब दे रहे होते थे, ताकि उनका पेपर बस किसी तरीके से मैनेज हो जाए, उनका पेपर किसी तरीके से वो असिस्ट कर सके। तो आखिर के 1 महीने में याद है कि उन्होंने एक पब्लिक ग्रुप बनाया था कैफ टू की क्वेरीज को रिजॉल्व करने के लिए, जिसमें कोई 1200-1500 लोगों ने ज्वाइन किया था, और डेली बेसिस पे वहां पे कोई 500-700 नए सवाल आ रहे होते, जिसपे मैं और सर असद वगैरह उस पर जवाब दे रहे होते थे। तो फिर एक और चीज, चूंकि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, मॉक और क्विज। देखिए, हर टॉपिक के बाद हमारा टॉपिक वाइज मॉक तो कंडक्ट होगा ही होगा, यानी चैप्टर 1 कवर करेंगे, उसके बाद मॉक चैप्टर 2 कवर करेंगे, उसके बाद मॉक, और हर टॉपिक के बाद हम ये मॉक कंडक्ट कर रहे होंगे। इसके अलावा आपका एक मिड टर्म और फाइनल मॉक कंडक्ट होगा। जब हमारा कोर्स अराउंड 40-50% कवर हो जाएगा, उसके बाद हम एक मिड टर्म मॉक कवर करेंगे, और जब हमारा कोर्स 100% कवर हो जाएगा, हम फरवरी के महीने में एंटर हो जाएंगे, तब इंशाल्लाह हम एक फाइनल मॉक भी कंडक्ट कर रहे होंगे। तो आई गेस कि इस कोर्स के ओवरऑल हवाले से जो सारी बातें थी, वो सारी बातें तो मैंने डिस्कस कर ली है। अब मैं आप लोगों के चैट बॉक्स में थोड़े सवाल वगैरह रीड करता हूँ, और सवालों में अगर हमारे पास कोई एडिशनल चीजें आएंगी, तो हम उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा कि सर हमें चेंजेस बताएं एज कम्पेयर टू लास्ट एजुकेशन स्कीम। देखिए, चेंजेस के हवाले से जैसे कि मैंने आपको बात की, पहले भी आपके कैफ टू के स्टडी टेक्स्ट में 13-14 चैप्टर्स थे, अभी भी आपके कैफ टू स्टडी टेक्स्ट के अंदर वही सेम 13-14 चैप्टर्स हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि पहले उन चैप्टर्स को 3 ग्रेड्स पे तोड़ा गया था, अब उन्हीं चैप्टर्स को 4 ग्रेड में तोड़ दिया गया। पहले मतलब 3 डब्बों में उनको बंद किया हुआ था, अब उनको 4 अलग अलग डब्बों में डाल दिया गया, और वेटेज ब्रेक कर दी गई है। पहले 3 ग्रेड थी तो वेटेज को रॉज थी, अब 4 ग्रेड कर दिए तो उन्होंने वेटेज थोड़ी डिस्ट्रीब्यूट कर दी।
चैप्टर्स के अंदर कोई फर्क नहीं आया। से एक चीज यहाँ पर समझिएगा, एक चीज मेरी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे समझिएगा। देखें, अगर मैं कैफ वन की बात करूं ना, तो कैफ वन के कोर्स के अंदर 2 चैप्टर निकाल दिए, 2 नए चैप्टर डाल दिए। अगर मैं FAR2 कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग की बात करूं, तो उसके चैप्टर, उस कोर्स के अंदर 2 चैप्टर निकाल दिए, 2 नए चैप्टर ऐड कर दिए। उनके कोर्सेज के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस हैं, कुछ नए चैप्टर डाले, कुछ पुराने चैप्टर निकाले। कैफ 2 के अंदर कोई नया चैप्टर नहीं डाला, कोई पुराना चैप्टर नहीं निकाला। जो पहले 13-14 चैप्टर्स थे, आज भी वही 13-14 चैप्टर्स हैं। लेकिन हमारी कंट्री में टैक्सेशन हर साल चेंज होती रहती है। आप सब जानते हैं कि हमारी कंट्री में हर साल मई और जून के महीने में बजट के ऊपर बहस शुरू हो जाती है और पार्लियामेंट से एक बजट पास हो रहा होता है। तो ये जो पार्लियामेंट से आप मई या जून के महीने में बजट के बारे में सुनते हो कि पार्लियामेंट ने बजट पास किया, बजट पास होने वाला है, ये बजट होता क्या है? ये बजट के अंदर बेसिकली हमारी कंट्री के टैक्स लॉस में ही चेंजेस लाई जा रही होती हैं। टैक्स रेट्स को ऊपर नीचे किया जा रहा होता है, नए टैक्सेस लगाए जा रहे होते हैं, कुछ टैक्सेस को कम किया जा रहा होता है। आईकेप के हिसाब से कैफ 2 के कोर्स में कोई चेंज नहीं है। लेकिन जो लास्ट बजट पास हुआ था, लास्ट बजट पास हुआ था जून 2025 के महीने में, जिसे हम लीगली नाम देते हैं फाइनेंस एक्ट 2025, जिसे हम लीगली नाम देते हैं फाइनेंस एक्ट 2025। तो फाइनेंस एक्ट 2025 के अंदर जो जो लॉ में चेंजेस लाई गई थी, वो हमें कवर करनी है। जो जो लॉ में चेंजेस लाई गई थी, वो हमें अपने अपडेटेड स्टडी मटेरियल में कवर करनी है। तो आईकेप के हिसाब से कोर्स में कोई चेंज नहीं है। लेकिन अगर आपकी कंट्री में टैक्स लॉस में चेंजेस आ रही है, पार्लियामेंट से नए टैक्सेस ऐड हो रहे हैं, टैक्स रेट चेंज हो रहे हैं, नया बजट पास हो रहा है, तो उन टैक्स लॉस की चेंजेस को हमें बिल्कुल कवर करना पड़ता है। नहीं ऐमन, नहीं XYZ लिमिटेड, चैप्टर 1 to 3 में एक स्टूडेंट ने पूछा कि चैप्टर 1 to 3 में कोई चेंज आया है? नहीं सर, इन चैप्टर 1 to 3 के अंदर, स्टडी टैक्स के चैप्टर 1 to 3 के अंदर कोई चीज चेंज नहीं हुई। जी आतिफ, सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड और इनकम टैक्स सेल्स लॉस वगैरह के बिल्कुल अलग अलग लेक्चर होंगे, ये अलग अलग चैप्टर्स हैं। अच्छा, एक स्टूडेंट ने कहा कि सर इनकम टैक्स फाइलिंग करना सिखाएंगे। देखें, राइट नाउ हम लोग यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, हम सबका फोकस है कि हमारा एग्जाम क्लियर हो। लेकिन ऑब्वियसली मैं पिछले 10 सालों से टैक्सेशन की फील्ड में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, टैक्सेशन की फील्ड के प्रोफेशन के साथ एसोसिएट हूँ। मैंने समझ लिया कि 2015 में जब क्वालिफाई किया था, तो उसके बाद मैंने KPMG टैक्स डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था। 2015 से लेकर 2020 तक मैं KPMG टैक्स डिपार्टमेंट में मैनेजर लेवल पे मैंने काम किया, जिसमें बहुत सारे मल्टीनेशनल क्लाइंट्स, लिस्टेड क्लाइंट्स, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, पॉलिटिशियंस, इन लोगों के टैक्सेशन के मामला देखे। 2020 के बाद मैंने अपनी टैक्स की फर्म स्टार्ट की, अपनी टैक्स की प्रैक्टिस स्टार्ट की, और पिछले 6 सालों से मैं अपनी टैक्स की फर्म को लेकर चल रहा हूँ। तो ऑब्वियसली टैक्स का ना एक 10 सालों का एक एक्सपोजर, एक 10 सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस क्रिएट हुआ हुआ है, जिसमें बहुत सारे मैटर्स को अपने हाथों से, अपने प्रैक्टिकली चीजों को होते हुए देखा। एंड आई वुड लाइक कि जो चीजें मैंने प्रैक्टिकली सीखी, वो चीजें मैं आप लोगों को डिलीवर करूँ, वो चीजें मैं आप लोगों को पास ऑन करूँ, क्योंकि वो नॉलेज जो किसी और को सिखाई नहीं गई, उसका कोई फायदा नहीं है। तो जब हम कोर्स को कवर कर रहे होंगे, तो हर प्रोविजन के साथ भी जो जो प्रैक्टिकल मामला मेरी जिंदगी में या मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के अंदर गुजरे, मैं हर सिनेरियो पे वो आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। और फिर जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, जब हमारा पेपर हो जाएगा, पेपर के बाद मैं आप लोगों का इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का एक सेशन रखूंगा। शायद आप लोगों में से कुछ लोगों को पता हो कि हमने लास्ट सैटरडे, जो भी 2 दिन पहले सैटरडे गुजरा है, उसी सैटरडे को एक इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का सेशन रखा था, जो ऑब्वियसली आपके लिए नहीं था। जिन स्टूडेंट्स ने ऑटम 25 के अटेम्प्ट में इन कैफ 2 का सब्जेक्ट पढ़ा, उनके लिए मैंने वो रिटर्न फाइलिंग सेशन रखा था, ताकि उन्होंने जितनी चीजें एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए लीगल बेसिस लीगली कवर की है, उन्हीं चीजों को प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करते हैं, उन्हीं चीजों को FBR के पोर्टल के ऊपर, FBR की वेबसाइट के ऊपर एक्चुअली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कैसे करते हैं, वो भी सिखाया जाए। तो इंशाल्लाह जब आपका भी ये बैच कंप्लीट हो जाएगा, मार्च 2026 से आप पेपर दे दोगे, पेपर के 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद मैं आप लोगों का भी ये सेशन रखूंगा, जिसमें आपको ये भी प्रैक्टिकली बताया जाएगा कि प्रैक्टिकली टैक्स का काम होता कैसे, प्रैक्टिकली इनकम टैक्स और रिटर्न फाइल किस तरह से किया जाता है। नबील, इस दफा हमारे पास दोनों चीजें होंगी, स्मार्ट क्लासेस भी होंगी, साथ साथ लाइव क्लासेस भी चल रही होंगी। जी एमएन पास करने के लिए 50% का ही क्राइटेरिया, आपको 100 मार्क के पेपर में से 50% से ज्यादा मार्क्स सिक्योर करना है।
50 मार्क्स सिक्योर करने। जी गुलाम, आप जो है ना आईक्यू के फेसबुक पेज के थ्रू कैफ टू का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। अच्छा सर, आपने हमें ये बताया, किसी ने सवाल पूछा कि कोर्स में तो आईकेयर के पर्सपेक्टिव से कोई चेंज नहीं है, लेकिन टैक्स लॉस में चेंजेस आती रहती हैं, तो टैक्स लॉस में थोड़ी बहुत अपडेशन की जरूरत है, तो वो कितना होगा हमारे कोर्स का? वो हार्डली 5 से 10% हिस्सा है। यानी 5 से 10% चीजें ऐसी हैं जो पुरानी अटेम्प्ट में या पुराने टैक्स लॉस में कुछ और थी, नई अटेम्प्ट में या नए टैक्स लॉस में कुछ और हो गई है। लेकिन ये कहीं पे टैक्स रेट चेंज हो जाते हैं, कहीं पे नई टैक्सेस ऐड हो जाते हैं, कहीं पे पुराने टैक्सेस को डिलीट कर दिया जाता है। ये 5-10% चेंजेस ना एक जगह नहीं लिखी हुई, ये बहुत ही स्कैटर्ड होती है। पूरे कोर्स में जगह जगह पर थोड़ी बहुत चीजें ऐसी आ रही होती हैं जो पहले कुछ और थी, अब कुछ और हो गई। तो ये चेंजेस हार्डली पूरे कोर्स का 5 से 10% होगी, लेकिन ये एक जगह कंपाइल्ड नहीं होती। ओवर द पीरियड जब आप ये कोर्स साथ साथ लेकर चलोगे, तो आपको सारी चीजें अपडेटेड कानून के तहत, अपडेटेड लॉ के तहत कवर करवाई जाएगी। जब बुक कब आएगी, तो मैंने बुक के हवाले से आपको बताया कि जो वॉल्यूम 1 है, वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगले 1 से 2 हफ्ते के अंदर अवेलेबल हो जाएगी। वॉल्यूम 1 अगले 1 से 2 हफ्ते के अंदर अवेलेबल हो जाएगी। और जब तक हम वॉल्यूम 2 कवर करेंगे, तो मीनवाइल आपको जब तक हम वॉल्यूम 1 कवर करेंगे, तो मीनवाइल मैं वॉल्यूम 2 की अपडेशन भी स्टार्ट कर दूंगा। मुनीब, ये आप फाइनेंस से बात कर ले, तो मोस्ट लाइकली वो आपकी बुक रिटर्न कर देंगे। जी रुखसार, बुक सॉफ्ट में अवेलेबल होगी। दानियल, सॉफ्ट कॉपी बुक की फ्री में अवेलेबल होगी। हार्ड कॉपी आपकी मर्जी, आप परचेस करना चाहे तो करें, लेकिन सॉफ्ट कॉपी तो आपको फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। जी, आपके पास जो पोर्टल है उसी से आप स्टार्ट कर सकते हैं। 5 कौन सा लिंक मांग रहे हैं आप? अच्छा, ये जो सारी चीजें है ना कि व्हाट्सएप ग्रुप, स्टडी ड्राइव का लिंक और पोर्टल, देखें, पोर्टल तो ऑब्वियसली अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो ही आपको मिल रहा होगा। और व्हाट्सएप ग्रुप भी जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट का है, वो उसी वक्त होगा जब आप रजिस्टर करवाओगे तो आपको मिलेगा। जो मेरी स्टडी ड्राइव का लिंक है, ये ओपन फॉर ऑल है। ये ओपन फॉर ऑल है, यानी कि कोई यहाँ से कैफ टू पढ़े, कोई यहाँ से कैफ टू ना पढ़े, स्टिल ये स्टडी ड्राइव का लिंक मैं सबके साथ पब्लिकली शेयर करूंगा, जहां पर मेरे नोट्स, हैंडआउट, समरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उनके सॉल्यूशंस, हर चीज आ रही होगी, मेरी बुक के सॉफ्ट वर्जन आ रहे होंगे। अब इसका लिंक मैं ग्रुप पे ही शेयर कर दूंगा। अगर आप आईक्यू के फेसबुक पेज पर जाएंगे, तो वहां पर आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, या जनरल ग्रुप मिल जाएगा कैफ का। वहां से आप कैफ टू के पब्लिक ग्रुप में पहुंचेंगे, पब्लिक ग्रुप में मैं ये सारी चीजें शेयर कर दूंगा। स्टडी ड्राइव का लिंक शेयर कर दूंगा, जहां पर सारा स्टडी मटेरियल ओपन फॉर ऑल अवेलेबल होगा। जॉन, लाइव क्लासेस हफ्ते में 3 से 4 होगी। जी मुनीबा, बिल्कुल इस सेशन की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। नहीं दानिया, लास्ट अटेम्प्ट की वर्कशॉप अब रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि स्प्रिंग 26 की अटेम्प्ट में टैक्स लॉस में कुछ चेंजेस आ गई हैं, टैक्स लॉस में कुछ अपडेशन हो गई हैं। सलमान, अल्हम्दुलिल्लाह पिछली 2 अटेम्प्ट से सी फाइनल के एडवांस टैक्सेशन में है पोजीशंस। चले जी, आई गेस जो सवाल वगैरह थे उनको मैंने ज्यादातर तो यहाँ पर आंसर करने की कोशिश की है। स्टिल बहुत, क्योंकि मेरे पास कुछ 100+ क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैं सारे क्वेश्चंस तो अभी रीड नहीं कर पा रहा। व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझे ज्वाइन कर लें, आपको आईक्यू के पेज से कैफ का या कैफ का जनरल या कैफ टू का व्हाट्सएप पब्लिक ग्रुप जरूर मिल जाएगा। आपके जो भी सवाल है, वो आप मुझसे वहां पूछ सकते हैं, मैं उसको आंसर कर रहा हूँ। और मैं आपके साथ अपना नंबर भी शेयर कर देता हूँ, ताकि अगर कोई सवाल मैं आपका यहाँ पे एड्रेस नहीं कर सका, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। बस कोशिश ये कीजिएगा कि वॉइस नोट ना भेजिएगा, टेक्स्ट मैसेज भेजिएगा। जो भी आपकी क्यूरी है वो आप टेक्स्ट मैसेज में लिख दीजिएगा, तो मैं उसे आंसर कर दूंगा। टेक्स्ट मैसेज में अगर आप सवाल लिखेंगे, तो मैं उसको बिल्कुल आंसर कर दूंगा। मेरा नंबर है 03172749 049। अच्छा, ये नंबर सिर्फ व्हाट्सएप पे अवेलेबल है। ये नंबर
पे आप कॉल नहीं कर सकते, ये सिर्फ व्हाट्सएप पे अवेलेबल है और व्हाट्सएप पे भी काइंडली टेक्स्ट मैसेज कीजिएगा। तो अगर कोई सवाल जो कि माज़रत के साथ मैं अगर अभी आंसर नहीं कर सका क्योंकि मेरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की 10 मिनट बाद ओरिएंटेशन स्टार्ट होनी है, तो मैं इंशाल्लाह मुझे व्हाट्सएप पे अपनी क्वेरी भेज दीजिएगा, मैं उसको आंसर कर दूँगा। अदरवाइज़ जो सवाल मैं यहाँ रीड कर सका मैंने उनको आंसर करने की कोशिश की है, लेकिन बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जो शायद मैंने आंसर नहीं किया, जो रह गए होंगे। तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे, ये नंबर क्या है 031727490949 यहाँ पर भेज दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह इसे आंसर कर दूँगा। तो आज की डिस्कशन को हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारी कल ही कंडक्ट होगी। नेक्स्ट क्लास हमारी सेम टाइम ट्यूसडे कंडक्ट होगी, यानी कि कल सेम टाइम पे हम दोबारा से मुलाकात कर रहे होंगे और अपना कोर्स को ऑफिशियली स्टार्ट कर रहे होंगे। जो भी हमारा टैक्सेशन का पहला चैप्टर है, हम वहां से अपना कोर्स स्टार्ट कर रहे होंगे। अभी तक की डिस्कशन को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।